लास्ट लेक्चर में हमने सीएमए डाटा प्रिपरेशन का टास्क जो स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की पंचिंग पास्ट डाटा जिसकी बैलेंस शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको कैसे पंच करना है वो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो जो आज का लेक्चर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने पंच करना सीख लिया था, तो आज का जो लेक्चर है वो बैलेंस शीट के ऊपर फोकस्ड है। तो लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना बन जाए, तो मैंने ये लेक्चर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लाइबिलिटी साइड को कैसे पंच करते हैं वो बनाना सीखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एसेट साइड पे रहेगा। आप बोलेंगे कि इसमें इतना भी क्या वाली बात है कि इसको दो लेक्चर्स में डिवाइड करना पड़े। अभी आप देखेंगे कि लाइबिलिटी साइड को पंच करना भी में भी काफी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, आपको सीखने हैं और जो समझने हैं आपको। तो उस वजह से आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना जरूरी है आपके लिए कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर किया था कि सीएमए डाटा कोई ये चीज नहीं है कि जैसे ये लेक्चर में मैंने आपको कवर करवा दिया तो उसके बाद आपको सीएमए डाटा में परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्शन इसकी प्रैक्टिस से ही आएगी। जितना आप बैलेंस शीट्स को पंच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी आपकी क्वेरीज आएंगी, उतना आपको सोचने में पड़ेगा कि इस चीज को कहाँ कहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। और सेकंड चीज जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताई थी कि आप सीएमए डाटा बनाते टाइम अपना माइंड ओपन रखना है। जो बैलेंस शीट आपके सामने प्रेजेंट करी गई है सीए के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा, उस बैलेंस शीट को की हेल्प लेनी है, पर आपने एक तरह से अपना खुद का बैलेंस शीट नए तरीके से बनाना है। उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन की है क्या नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपको ठीक लगता है आपको उसके हिसाब से चलना है। तो जो सीएमए का डाटा का फॉर्मेट मैं लास्ट लेक्चर में भी यूज कर रहा था, वो मैं ये वाला फॉर्मेट मैं यूज कर रहा था। तो उसके अंदर देखिए हमने ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट तो लास्ट लेक्चर में पंच करी थी, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने पंच करके देखा था सारा लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने ये देखिए ये बैलेंस शीट पंचिंग वाली शीट्स हैं, जिसमें से एक रही है लाइबिलिटी एस साइड कैसे पंच करनी है वो वाली शीट है। ये एसेट साइड को कैसे पंच करना है ये वो वाली शीट है। तो आज हमने ये लाइबिलिटी साइड वाली शीट को समझना है कि ये लाइबिलिटी साइड वाली शीट को हम कैसे पंच करेंगे अपने पास। तो ये देखिए इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हैं कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, उसके बाद ये क्रेडिटर्स हैं, एडवांस पेमेंट्स हैं, टैक्सेशन प्रोविजंस, और भी करंट लाइबिलिटीज के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, टर्म लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, रिजर्व्स हैं। इस तरह से ये काफी चीजें यहाँ पे प्रेजेंटेड है लाइबिलिटी साइड पे भी। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे कैसे कौन सी चीज कहाँ पे पंच होनी है, तो हमने आज वो सीखना है। तो और उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि ये पंचिंग कैसे करनी है। तो ये सब कुछ देखने से पहले तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को पंच करना। तो सबसे पहले जो साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पंचिंग के, जो सीएमए डाटा के पंचिंग के टाइम हम कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवाना साथ साथ में जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से ही। कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट्स, देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी ऑर्गेनाइज, जो मैं पहले भी बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि आप अपनी कंपनी की स्पेसिफिक गाइडलाइंस को हमेशा आगे रखेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ ये आपके लिए लॉजिक क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके लिए ठीक है। आपको काफी कुछ क्लियर भी हो जाएगा, 80-90% चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट 10-20% चीजों की वेरिएशन रहती है केस टू केस बेसिस पे, फाइल टू फाइल बेसिस पे। और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर कई बार होता है, कई बार कल्चर है कंपनी में कि इस चीज को यहाँ पे नहीं यहाँ पे ही दिखाना है, तो उस कल्चर को फॉलो कीजिए जैसे कि जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं। कई बार कोई ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी होती है कि भाई उन्होंने एक फॉर्मेटिव बना के दे दिया कि अगर ये चीज आपको बैलेंस शीट में कहीं नजर आए तो इसको सीएमए में यही डालना है। तो जैसे उन्होंने बताया वही वैसी चीज आप फॉलो कर लीजिए। तो लाइबिलिटी साइड के ऊपर आज हमने काम करना है। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले जो हमारे पास आइटम आती है वो आती है कैपिटल। वो आती है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो ओनर है बिजनेस का, जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के, जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, उसको कैपिटल बोलते हैं। ये तो बेसिक चीजें तो आपको चलो पता ही है। तो जो कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना होता है, उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए आपके सामने कोई अगर बैलेंस शीट आई है, जैसे ये बैलेंस शीट आई है उसके अंदर ये कैपिटल लिखी हुई है। कई बार क्या होता है कि कंपनीज के केस में तो खास करके जो एसेट साइड होती है वहां पे ये एक आइटम आ रही होती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं, जिन्होंने लॉ पढ़ा है, अकाउंटिंग करी हुई है, कॉमर्स की हुई है, वो तो समझ सकते हैं इस चीज को। जो ये प्रीमियम एक्सपेंसेस होते हैं कि इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले जो खर्चे होते हैं, उनको बाय द टाइम 5-6 साल में, 5 साल में मिनिमम राइट ऑफ किया जाता है। तो इनको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोल दिया जाता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोल दिया जाता है। तो कई बार ये आइटम ना एसेट साइड पे सेपरेटली आ रही होती है, एसेट साइड पे।
ठीक है। तो एसेट साइड पे आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आपकी संपत्ति है, कि ये कोई आपकी एसेट है। ये कोई आपकी एसेट नहीं है, ये कोई आपकी एसेट नहीं है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? इसका ट्रीटमेंट ये करना है कि इसको कैपिटल में से हमेशा लेस करके दिखाना है। इसको एसेट साइड में हम कभी भी सीएमए डाटा में एसेट साइड में इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे। हम इसको कोई एसेट नहीं दिखाएंगे। एसेट क्या होता है? संपत्ति होती है ना बिजनेस की, कि बिजनेस ने जो अर्न किया, जो कमाया, ये तो भाई एक खर्चा है जिसको हम कुछ टाइम में राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खर्चा जो है ये आपकी कैपिटल अकाउंट में से लेस कर दीजिए। आप बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में से क्यों लेस कर दिए? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा है। तो ये खर्चा किसका किसका माना जाता है? ये प्रमोटर द्वारा किया हुआ खर्चा ही तो माना जाता है, प्रमोटर का खर्चा माना जाता है। और प्रमोटर की संपत्ति कहाँ पे है? ये प्रमोटर की संपत्ति है जो प्रमोटर ने लगाई है, और ये खर्चा प्रमोटर का ही बनता था, तो प्रमोटर की संपत्ति में से प्रमोटर का ही खर्चा हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इसकी कैपिटल अकाउंट में से लेस करके ही आपने हमेशा प्रेजेंट करना है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बैलेंस शीट आपके सामने ओपन करता हूं, तो जब भी आपने शुरुआत करनी है किसी सीएमए डाटा की बनाने की, ये 31/3/16 की बैलेंस शीट है, प्रोविजनल बैलेंस शीट है किसी कंपनी की। तो आप देखिएगा कि हमेशा जब आप सीएमए डाटा इस तरह से शुरू करें, तो जब आपने कैपिटल को डालना है तो एक बार एसेट साइड को क्रॉस चेक कर ले कि भाई एसेट साइड में कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम से कोई आइटम तो नहीं आ रही। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चेक इशूड, डेफर्ड टैक्स, रिसीवेबल्स, सिक्योरिटी, ये फिक्स्ड एसेट्स आ गए, बैंक, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, यहाँ पे कोई आइटम इस तरह से नहीं आ रही। यहाँ पे कोई आइटम नहीं आ रही, तो वेल एंड गुड है, तो हमारा काम सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो कैपिटल के बाद हमारे कौन से आते हैं? कैपिटल के बाद आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल के बाद क्या आते हैं? हमारे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं? मतलब प्रॉफिट्स वगैरह या अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह, जो बिजनेस में हमने काम करके जो प्रॉफिट्स कमाए हैं, उनको हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस काफी तरह के आ जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। एक आइटम आती है रीवैल्यूएशन रिजर्व। एक आइटम क्या आती है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब जो जिन्होंने अकाउंटिंग की हुई है वो ये समझते हैं कि रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है कि कई बार कंपनी कहती है कि भाई मैं अपने जो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं बिजनेस में, जो मेरी बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स हैं, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वो मैंने मान लीजिए 10 लाख रुपए की दिखा रखी है बुक्स के अंदर। पर वो कंपनी कहती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, मेरी मशीनरी से ज्यादा वैल्यूएबल है मार्केट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहती है कि चलो हम इसकी रीवैल्यूएशन करवाते हैं, इसकी रीवैल्यूएशन करवाते हैं कि आज की इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए उन्होंने किसी टेक्निकल इंजीनियर से इसकी दोबारा वैल्यूएशंस करवाई, और टेक्निकल इंजीनियर्स ने बताया कि इनकी वैल्यू कितनी है? 12 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए उन्होंने वैल्यू बढ़ा दी, तो ये 2 लाख रुपए आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गए 2 लाख रुपए से, तो लाइबिलिटी साइड में भी तो कुछ बढ़ेगा ना। तो लाइबिलिटी साइड पे ये क्या कर देते हैं? रीवैल्यूएशन रिजर्व बना देते हैं 2 लाख रुपए का, कि भाई ये हमारे जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब एक नोशनल प्रॉफिट है ये। नोशनल प्रॉफिट मतलब एमी मुच्ची का में जिसको बोल देते हैं पंजाबी में, नोशनल मतलब जिसका जिसका कोई रियलिटी नहीं है। हमें क्या पता कि भाई उसने वैल्यूएशन किस तरीके से की है, क्या उसके पीछे बेसिस है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से नोशनल प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए का, जो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो भाई अगर कभी भी आपको किसी भी बैलेंस शीट में इस तरह से, अगर आप देखिए, अगर आप इस तरह से करने लग गए, तो कल को तो ये कितना फेक कर सकते हैं क्लाइंट अपनी बैलेंस शीट को। वो बोल सकते हैं कि मेरी तो एसेट्स की वैल्यू 20 लाख रुपए है, यहाँ पे 10 लाख रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखा दिया, और आपको लगेगा कि अच्छा जी कैपिटल इतनी ज्यादा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इतने ज्यादा है, इसकी तो बैलेंस शीट ही बड़ी अच्छी है, इसकी तो 20 लाख रुपए के फिक्स एसेट है इसके तो बुक्स में। तो ये चीज गलत है। तो इस तरह ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है बिजनेस की। तो कहीं अगर आपको कहीं पे भी रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे दिख जाए, तो आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं मानेंगे। आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, खैर ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करूंगा, तो आप उसको फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में से रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो 12 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के आ रहे हैं। तो आप उसमें से 2 लाख रुपए ये रिड्यूस करके उनको उनकी एक्चुअल वैल्यू पे दिखाइए सीएमए के अंदर। अकाउंटेंट ने, सीए ने जो दिखा दिया वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि क्या है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को कभी भी हम उस चीज का पार्ट अपने पास नहीं लेंगे। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है।
तो आप देखिए, तो मेरे पास जैसे कि ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है उसी कंपनी की। देखिए ये 31/3/14 की फिगर्स हैं, ये 31/3/15 की फिगर्स हैं। तो आपको क्या काम करना है, ये तो शेयर कैपिटल क्या होगी, शेयर कैपिटल तो उनकी बिजनेस की कैपिटल होगी जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट की है, जो मैंने आपको पहले पॉइंट में ये कैपिटल बताई। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, ये है 40,10,684 रुपए के। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस की आपने बाइफर्केशंस देख लेनी है कि इसमें कौन कौन से रिजर्व्स हैं, ये आपको बाइफर्केशंस चेक कर लेनी है एक बार। तो उसके लिए ये नोट नंबर 4 है, नोट नंबर 3 है, जो भी बाइफर्केशंस है आपको एक बार ये गो थ्रू कर लेनी है कि बाइफर्केशंस क्या है। उन बाइफर्केशंस के हिसाब से आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन रिजर्व मेनली तो ढूंढना है, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंटेड है, अगर है भी या नहीं है। अगर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको इसकी फिगर में ऐड नहीं करना, उसको फिक्स्ड एसेट्स में से यहां से लेस करके दिखाना है सीएमए के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ 2 साल की बैलेंस शीट पंच करनी स्टार्ट करूंगा। तो मैं अभी ये किसी पर्सनल रीजंस की वजह से आपको ये नेक्सट्स नहीं दिखा रहा 3 और 4 नंबर, क्योंकि रीजन बिंग इससे आपको थोड़ा प्रमोटर्स के नाम वगैरह पता लग जाएंगे, तो मैं वो उनकी आइडेंटिटी वगैरह रिवील नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो ये 3 और 4 नंबर नेक्सट्स हैं, तो मैं इनको सीएमए के अंदर पंच करता हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, शेयर कैपिटल। तो आप ढूंढिए कि ये लाइबिलिटी साइड पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं, ये लीजिए, ये यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए मैंने ये जूम इन कर दिया है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, उसके बाद इसकी चिंता मत कीजिए कि ये क्या है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वगैरह। क्रेडिटर्स आ गए, टैक्सेशन प्रोविजन, डिविडेंड, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये आ गई कैपिटल, ये आ गई कैपिटल। देखिए ये सीएमए डाटा के अंदर इसने जहां से मैंने ये डाउनलोड किया, इन्होंने रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ पे अलग करके प्रेजेंट किया हुआ है, पर ये चीज गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। आप इसकी पल्ले गांठ बांध लीजिए। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके सीएमए डाटा में अलग से भी आ रहा हो, आपको इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करना, आपको उसको फिक्स एसेट्स में से लेस करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे उसको डालना ही नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल पूछ रहे हैं, तो कैपिटल यहाँ पे आप अपनी डाल दीजिए। तो आपकी कैपिटल है 298, ये मैं रुपीज इन लैक्स डालूंगा, 12345, 298.27 कैपिटल आपने यहाँ पे डाल दी। ठीक है जी, अब रिजर्व एंड सरप्लस है 40,10,684 रुपए, 683 मतलब 684 रुपीज। तो आप इसकी बाइफर्केशन चेक कर लीजिएगा आपके एनेक्जर में, जो ये नोट 4 होगा इसके अंदर इसकी बाइफर्केशन होगी कि इसमें जनरल रिजर्व्स कितने हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स कितने हैं, अदर रिजर्व्स कितने हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई कैपिटल रिजर्व, इस तरह से बाइफर्केशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं वो दिखा नहीं रहा बाइफर्केशन, तो बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है तो इसको एक बार मान लेंगे कि ये अपना जनरल रिजर्व है, फॉर एग्जांपल इसको जनरल रिजर्व के इक्विवेलेंट मान लेंगे। तो रुपीज इन लैक्स दिखाते हैं, तो ये बन गया आपका 40.11। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हमने 1 साल की 31/3/15 की बैलेंस शीट में से ये इसको पंच कर दिया। तो अभी हम आते हैं 31/3/16 की बैलेंस शीट पे, उससे नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट पे। तो उसकी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा है, देखिए ये शेयर प्रीमियम दिखाई दे रहा है 16,25,000 रुपए। तो पिछली बैलेंस शीट में जो है 40,10,000 रुपए थे 31/3/15 में, तो 31/3/16 में थोड़ी सी बाइफर्केशन अवेलेबल है, उसमें ये शेयर प्रीमियम भी है 16,25,000 रुपए का। ठीक है, तो 16,25,000 का शेयर प्रीमियम भी है। तो आप एक चीज को चेक कीजिएगा, मेरे साथ एक चीज चेक कीजिए आप, एक मिनट इसको जूम इन कर देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए, ये मैंने जूम इन कर दिया 31/3/16 की फिगर्स को। आप देखिएगा यहाँ पे शेयर प्रीमियम आ रहा है 16,25,000 रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिटल देखिए कितनी है, 3,79,52,000 रुपीज कैपिटल कितनी है 31/3/16 में। देखिए 31/3/16 में कैपिटल कितनी है हमारी, 3,79,52,000, और यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी है 2,98,27,000 31/3/15 में। यानी कि 31/3/15 के बाद इन्होंने 31/3/16 में थोड़ी बहुत कैपिटल को इशू किया है, नई कैपिटल रेज की है, नए शेयर्स इशू किए हैं। तो उन नए शेयर्स के ऊपर इनको शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ आया होगा, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने अलग से इसको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो फिर पिछले साल में ये मान के चलते हैं कि नोट में मान लीजिए कि नहीं होगा, तो इन्होंने शेयर प्रीमियम को अलग प्रेजेंट कर दिया क्योंकि इन्होंने नए शेयर इशू किए हैं। पिछली बार अलग थी कैपिटल, अब इस बार कैपिटल बढ़ गई है।
तो अब जो 31/3/16 में हम कैपिटल कितनी पंच करेंगे, 379.52, 379.52, यहाँ पे ये कैपिटल आ गई। देखिए कैपिटल बढ़ गई ना आपकी, मतलब कैपिटल इन्होंने इशू की है। उसके बाद हम देखते हैं कि शेयर प्रीमियम है 16,25,000 रुपए का, तो शेयर प्रीमियम को यहाँ पे दिखा देते हैं इस साल में 16,25,000, 16.25 रुपए शेयर प्रीमियम आ गया। और बाकी रिजर्व एंड सरप्लस का मेरे पास अनेक्जर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस को। मेरे पास बाइफर्केशन भी नहीं है कि हो सकता है इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हो। तो 74.86 रिवैल्यूएशन यहाँ पे जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। अगर बाइफर्केशन होगी तो मैं उसको उसके हिसाब से दिखा दूंगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल नेटवर्थ है, नेटवर्थ मतलब बिजनेस की जो टोटल नेटवर्थ है वो यहाँ पे आ रही होगी, वो यहाँ पे इन सबका टोटल आएगी। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप डालते जाएंगे तो वो नेटवर्थ का पार्ट बनता जाएगा, आपकी बिजनेस की कैपिटल का पार्ट बनता जाएगा, पर वो एक्चुअल में कैपिटल तो है नहीं ना, वो तो एक नोशनल प्रॉफिट है। अगर हम उसको कैपिटल का पार्ट बनने लगे तो फिर तो अकाउंटेंट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व भी करोड़ों के डाल डाल के अपनी बैलेंस शीट को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना देंगे। तो उसको इस वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व को कैपिटल का पार्ट हमने नहीं मानना होता, राइट। तो हमने ये 2 साल में ये फिगर्स को पंच कर लिया, शेयर कैपिटल को, शेयर प्रीमियम को, रिजर्व एंड सरप्लस को। ये 31/3/15 में पंच कर लिया ये देख के, और हमने 31/3/16 में से इसमें से देख के पंच कर लिया, यानी कि 31/3/15, 31/3/16, ये हमने 2 सालों की फिगर्स को यहाँ पे पंच कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट रहता है आगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। अब ये अनसिक्योर्ड लोन्स को समझाने से पहले मेरे को एक कॉन्सेप्ट आपको अनसिक्योर्ड लोन्स का समझाना पड़ेगा कि क्या होता है बिजनेस के अंदर। देखिए जो ये एमएसएमईज होती हैं यूजुअली, इनका क्या सिस्टम रहता है कि इसके अंदर प्रोमोटर रहता है, मिस्टर ए फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए प्रमोटर रहता है। तो हमें सबको पता है कि इंडिया में 2 तरह की इकोनॉमी चलती हैं, एक तो व्हाइट वाली इकोनॉमी, एक ब्लैक वाली इकोनॉमी। एक व्हाइट वाली इकोनॉमी, एक ब्लैक वाली इकोनॉमी। व्हाइट मतलब जो पक्के के पैसे बोलते हैं, जो बुक्स में पैसा है, जो बैंकिंग में पैसा है, बैंकिंग सेक्टर में। ब्लैक वाली मतलब जिसको काला धन बोलते हैं, जो आउट ऑफ बुक्स है, जो किसी को, जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। ये 2 तरह की इकोनॉमीज चलती हैं, ये सबको अंडरस्टूड है, ये इनकम टैक्स वालों को भी पता है। जो बंदा पकड़ में उनके आ गया, जो नहीं आया, जो स्मार्ट है वो बच के चला जाता है। तो ये 2 तरह की इकोनॉमीज चलती हैं। तो इनके अंदर नॉर्मली, ये पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो मिस्टर ए के पास मान लीजिए, मिस्टर ए के पास जो व्हाइट का पैसा है, व्हाइट का पैसा है वो 10 लाख रुपए है। भाई साहब उसने व्हाइट का पैसा ज्यादा दिखाया ही नहीं कभी किताबों में, आईटीआर नहीं फाइल करी, सारा बार बार से कमाता रहा, तो व्हाइट का पैसा 10 लाख रुपए है। पर उसके पास जो है ब्लैक मनी उसके पास 90 लाख रुपए है। टोटल उसके पास 1 करोड़ रुपए है, 100 लाख रुपीज। अब उसने एक बिजनेस शुरू करना है जिसके अंदर उसको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। उसने मशीनरी इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 75 लाख रुपए की, ठीक है। उसने बिल्डिंग बनानी है मान लीजिए 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो उसने यहाँ पे टोटल 100 लाख रुपीज खुद का, और बाकी 25 लाख रुपए बैंक से लोन लेके 125 इस तरह से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है। ये उसकी बैलेंस शीट है, मिनी बैलेंस शीट। अब भाई 1 करोड़ रुपए अगर वो बुक्स में लगाएगा, 1 करोड़ रुपए अपनी बुक्स में अगर वो प्रेजेंट करेगा, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन हो जाएगा, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से भी 1 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आया? आपने तो आज तक 10 लाख रुपए तक की टोटल रिटर्न्स भरी हैं, उसमें से कुछ आपने खर्चे भी होंगे, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आ गए? ये 90 लाख रुपए कहां से आए आपके पास? तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो वो क्या करता है, वो बंदे ढूंढता है, ही फाइंड्स सम पर्सन्स इन द मार्केट, ही फाइंड्स पर्सन्स इन द मार्केट। पर्सन्स को अपने रिलेटिव्स ढूंढता है, फ्रेंड्स से बात करता है, इमीडिएट ब्लड रिलेशंस जो होते हैं उनसे बात करता है, फ्रेंड्स की फॉर्म्स से बात करता है, उनसे बात करता है, उनसे सबसे पूछता है कि आपके पास स्पेयर व्हाइट मनी पड़ी है, स्पेयर व्हाइट मनी पड़ी है आपके पास, ये पूछता है। वो बोलते हैं, जैसे रिलेटिव ने बोला कि रिलेटिव्स हैं, जैसे उसका ब्रदर है, कोई भी रिलेटिव है, मान लीजिए कोई चाचे ताए, उन्होंने बोला हाँ मेरे पास 10 लाख रुपए हैं।
फ्रेंड ने बोला कि हाँ यार मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। ब्लड ब्लड रिलेटिव सबसे ज्यादा मदद करते हैं, वो बोलते हैं हाँ मेरे पास अपना 70 लाख रुपए हैं। फॉर्म्स ने बोला कि हाँ मेरे ग्रुप फॉर्म्स हैं या कोई और है, हाँ मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो इस तरह से 90 लाख रुपए इनके पास पड़े हैं। 90 लाख रुपए इनके पास पड़े हैं, कौन से वाले? व्हाइट मनी। ठीक है जी। तो फिर ये क्या करता है, उनको बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मैं आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, यार हूँ, रिश्तेदार हूँ, मेरी हेल्प करो, ये व्हाइट मनी आप मुझे दे दो एज अ लोन, एज अ अनसिक्योर्ड लोन। एज अ अनसिक्योर्ड लोन मेरे को ये व्हाइट मनी दे दो, मेरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो, मेरे बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दो। वो बोलेंगे यार ये क्यों, हम अनसिक्योर्ड लोन आपको क्यों ट्रांसफर करें, हमें क्या मिलेगा बदले में? वो बोल रहा है कि यार देख मेरे पास 90 लाख रुपए कैश पड़ा है, मैं आप लोगों को ये कैश दे देता हूँ, हमारा हिसाब किताब निल है, हमारा हिसाब किताब निल है। आपने मेरे को 90 लाख रुपए दिए, मैंने आपको 90 लाख रुपए दिए, आपने मेरे को ये फेवर किया 10 लाख रुपए पक्के में रोकड़ देने का, उसके बदले में मैंने कच्चे में आपको ये सेटलमेंट कर दी है, हमारी आउट ऑफ द बुक्स सेटलमेंट हो चुकी है, ना कोई लेना ना देना हमने एक दूसरे से। ठीक है, ये आपके पैसे मेरी बुक्स में रहेंगे। ठीक है, तो मैं इनको अपनी तरह तरीके से यूज करता रहूंगा। वो कहते हैं चलो ठीक है कि हम अब आप पूछेंगे कि सर ये फिर ये लोग कच्चे का पैसा क्यों लेंगे, ये लोग कच्चे का पैसा क्यों लेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कच्चे का पैसा क्यों लेंगे। ठीक है, तो उसने व्हाइट मनी इनको दे दी, तो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में उनको बिजनेस में ले आया। ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे फिर इसने अपने फ्रेंड्स के लोन बना दिए, फ्रेंड्स के, वाइफ के, रिलेटिव्स के। तो यहाँ पे उसने 10 लाख रुपए अपनी कैपिटल दिखाई, 90 लाख रुपए उनके दिखा दिए। तो इन चीजों को बोलते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस में प्रेजेंट करना। एमएसएमई सेक्टर में ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है। एमएसएमई सेक्टर में ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है कि जो बंदा होता है उसकी जो खुद की कैपिटल होती है, वही दूसरे रूप में डिफरेंट शेप में वही जो पैसा होता है वो उसकी बुक्स में इंट्रोड्यूस हुआ होता है, वही उसकी बुक्स में इंट्रोड्यूस हुआ होता है पैसा। ठीक है, तो इसको हम इसी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर वाले होते हैं वो कई बार कहते हैं कि जो ये अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इसको एज इक्वलेंट टू कैपिटल ही मान लो, एज इक्वलेंट टू कैपिटल ही मान लो। ये मान लो कि ये उसकी कैपिटल ही है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इन्होंने बुक्स की एडजस्टमेंट की हुई होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई उसने मान लो अपनी वाइफ से पैसे लिए, उसकी वाइफ की अपनी कोई इनकम थी, पक्के के पैसे उसके पास वैसे ही थे 5 लाख रुपए, उसने अपने 90 में से नहीं दिए, वाइफ के पास पड़े थे, या उसके फ्रेंड ने वैसे ही उसको 10 लाख की मदद कर दी, ये भी हो सकता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में चांस ये रहते हैं कि ब्लैक मनी और व्हाइट मनी की एडजस्टमेंट होती है, तो उसने अपने ही ब्लैक मनी के पैसे दिए होते हैं और बदले में व्हाइट वाले पैसे लिए होते हैं। नॉर्मली ये एमएसएमई में चीजें होती रहती हैं। तो ये जब पैसे उसने लिए होते हैं, तो वो जो पैसे वो इंट्रोड्यूस फ्रेंड्स के नाम पे कर देता है, वो होते तो इसी के पैसे ही है ना। तो वो इसको हम एक तरह से एक पार्ट ऑफ द कैपिटल बैंक इसको मान लेता है इन अनसिक्योर्ड लोन्स को। ठीक है, अब दूसरी चीज जनरल आपके लिए समझा रहा हूं। मिस्टर ए ने जैसे ये 90 लाख रुपए अपने फ्रेंड्स को ब्लैक वाले दे दिए, ठीक है, ब्लैक वाले पैसे दे दिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये इसको तो व्हाइट वाला पैसा चाहिए, हमें पता है, पर इनको ये ब्लैक वाला पैसा क्यों चाहिए, ये ब्लैक वाला पैसा क्यों लेंगे भाई? इन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 100 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है, पर इन्होंने रजिस्ट्री करवानी है 10 लाख रुपए की। रजिस्ट्री कितनी वैल्यू की करवानी है इन्होंने? 10 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि अब इनको गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, ये भी सिनेरियो आपको पता है मार्केट में चलता है। ठीक है, तो 10 लाख की रजिस्ट्री कराएंगे ताकि गवर्नमेंट को पैसा ना देना पड़े। और जो ये 90 लाख रुपए हैं, ये कैसे सेटल करेंगे? ये आउट ऑफ द बुक से सेटल करेंगे, आउट ऑफ द बुक से सेटल करेंगे। आउट ऑफ द बुक से मतलब ब्लैक मनी वाले सेटल करेंगे, ब्लैक मनी वाला पैसा सेटल करेंगे। तो इनको भी फिर ये ब्लैक मनी चाहिए होगी अपना काम करने के लिए, तो इस वजह से ये लोग आगे ब्लैक मनी ले लेते हैं और उसको आगे एडजस्ट कर देते हैं कहीं ना किसी चीज में। तो ये सारा बहुत ही ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में ये कल्चर जो है वो गूंथा हुआ है आपस में। ठीक है, आगे किया कि हर एक को व्हाइट पे का पैसा भी चाहिए, हर एक को ब्लैक का पैसा भी चाहिए। ये चीज से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ पड़ा है गवर्नमेंट के लिए भी। तो इस वजह से इन जो अनसिक्योर्ड लोन्स की ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट तरीके से हमको करनी पड़ती है बुक्स के अंदर। देखिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं वो फैमिली मेंबर से होते हैं, फ्रेंड से भी होते हैं, रिलेटिव से भी होते हैं, ग्रुप फॉर्म से भी होते हैं,
फ्रेंड्स की फर्म से भी हो सकते हैं। ग्रुप फर्म से मतलब मेरे अपनी बीवी के नाम पे एक फर्म खोल दी, उस फर्म के नाम पे कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, इस तरह से। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, दे आर ट्रीटेड इक्वलेंट टू कैपिटल। इनको कैपिटल मतलब प्रमोटर की खुद की पूंजी की तरह ही समझा जाता है। इफ दे आर, अगर तो फैमिली मेंबर से हैं, फिर तो बैंक मान ही लेता है कि भाई ये उसके मतलब खुद की पूंजी ही है। क्लोज रिलेटिव्स हों या कंपनी के केस में डायरेक्टर्स हों, उनके खुद के पैसे मान लिए जाते हैं, ठीक है। बट क्लाइंट को ये कंफर्मेशन देना जरूरी रहता है कि ये पैसा जो उसने लगाया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो ये पैसा उसने लगाया है 90 लाख रुपए, ये 90 लाख रुपए बिजनेस की ये किताबों में खड़ा रहेगा। ये 90 लाख रुपए ये इनको पे ऑफ नहीं करेगा, ये इनको पे ऑफ करके वापस नहीं करेगा आने वाले 1 साल में, ठीक है। अगर तो उसने पे ऑफ करना है फिर तो कोई फायदा नहीं ना, फिर तो पे ऑफ ही हो जाना है। कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है, प्रमोटर की पूंजी तो बिजनेस में लंबे समय के लिए लगी रहती है ना, जब तक वो बिजनेस करेगा तब तक उसकी पूंजी लगी रहेगी। हमने अगर अनसिक्योर्ड लोन को पूंजी के बराबर मानना है तो हम तो यही कहेंगे ना कि भाई ये भी जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बिजनेस में लगे रहेंगे। अगर इन्होंने बिजनेस से बाहर ही निकल जाना है, इनको पे ऑफ ही कर देना है वापस, फिर ये पूंजी किस काम की, फिर तो ये पूंजी नहीं हुई ना, फिर तो ये लाइबिलिटी होगी नॉर्मल। तो प्रमोटर को ये हमें अंडरटेकिंग देना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है कि भाई ये जो पैसा है ये बिजनेस में लगा रहेगा, ये बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगा, ये आपको क्लाइंट से कंफर्म करना है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स देखिए फैमिली मेंबर रिलेटिव्स के तो हम मान ही लेते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स की फर्म्स ने लोन दिया है, अगर मान लीजिए कोई फर्म, अगर तो मान लो मेरी बीवी की फर्म है, फिर तो ओके है। अगर कोई फ्रेंड की फर्म है तो हम उसको नॉर्मली कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, नॉर्मली हम उसको कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि वो माना जाता है कि ये फ्रेंड की फर्म है, आगे की फर्म इंडिविजुअल नाम पे तो रोकड़ लोग लेते रहते हैं, पर फर्म के नाम पे लोग कम लेते हैं, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप फर्म के भी हम आइडली नहीं मानते, बीवी की फर्म के भी, बट केस टू केस बेसिस पे हम ये इस चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि हम चलो अपने रिलेटिव्स की फर्म है, अपनी फर्म है, इसको एज इक्वलेंट टू अनसिक्योर्ड लोन्स हम ट्रीट कर लें। अब अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम द फ्रेंड्स कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल। अगर आपके दोस्त ने पैसा दिया है तो उसको भी कैपिटल की तरह मान सकते हैं, प्रोवाइडेड कि प्रमोटर हमें ये अंडरटेकिंग दे कि इसका पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा। प्रमोटर जो है, जो ओनर है, जो मिस्टर ए था मेरे एग्जांपल में, वो ये वादा करे कि ये पैसा मैं वापस नहीं करूंगा, ये बिजनेस में लगा रहेगा। अगर कल को वो वादे से मुकरता है तो हम उसको उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है। तो इन अनसिक्योर्ड लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। इन केसेस के बारे में हमने देखना है कि इनको कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखिए, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल ली है कि आपके पास 3 साल की जैसे बैलेंस शीट किसी कंपनी की अवेलेबल है, 3 साल की बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है, तो आप एक एक्सेल शीट में या अपनी कॉपी पे अनसिक्योर्ड लोन्स की इस तरह से लिस्ट बना लीजिए। आप लिस्ट बना लीजिए कि किस किस बंदे से अनसिक्योर्ड लोन्स आए हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से साल में उनकी कितनी कितनी अमाउंट बनी हुई है, कौन कौन से साल में उनकी कितनी कितनी अमाउंट है, ठीक है। ये आप अपने पास एक लिस्ट को ड्रॉ डाउन कर लीजिए। देखिए ये जो मैंने रिलेशन लिखे हैं ये मैंने अपनी एग्जांपल में आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये मैंने अपनी एग्जांपल में आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ये रिलेशन आपको क्लाइंट से पता करने होते हैं। जब इनिशियली आप काम शुरू करेंगे तो आपको इन रिलेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, ये चीज आपको नहीं पता होगी। आपके सामने सिर्फ ये नाम ही लिखे होंगे, इन नाम लिखे हुए, ये नाम लिखे होंगे आपके सामने, तो आपको इसकी बेस पे ही जजमेंट करनी है, ठीक है। तो चलो जब आप क्लाइंट से मीटिंग कराएंगे उसके बिजनेस प्रेमिसेस पे, तब आपको ये डिटेल भी पता लग जाएगी। तो एक्यूरेट क्लासिफिकेशन तो उसके बाद ही हो पाएगी यूएसएल की, तो इसलिए मैंने ये चीजें आपके सामने पहले ही लिख दी है कि कैसे प्रेजेंट करना है। अब देखिएगा कि इस चीज को कैसे हमने देखना है। देखिए सबसे पहले मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो कि क्लाइंट का अपने का फादर है, उसका 10 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन था 2019 में, 20 में भी 10 है, 21 में भी 10 है। तो अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस में लगातार बना हुआ है पिछले 3 साल में। तो हम एक ट्रेंड ट्रेंड निकाल पा रहे हैं कि भाई इसने पैसा बिजनेस से बाहर नहीं निकाला, इसका पैसा लगातार बिजनेस में बना हुआ है। तो इस अनसिक्योर्ड लोन को हम क्या मानेंगे, इन अनसिक्योर्ड लोन्स को हम क्या मानेंगे कि ये तो इसके कैपिटल का पार्ट ही है, कि ये तो बिजनेस में लगातार बना हुआ है। ब्रदर का पैसा 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। ये हो सकता है कि इसने इसको ब्याज दिया हो, ब्याज भी उसने ना लिया हो, उसको उसके अनसिक्योर्ड लोन में ही री इन्वेस्ट कर दिया हो, ये भी हो सकता है, या उसने और पैसा दे दिया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, तो इसका पैसा बिजनेस में बढ़ रहा है, पर निकाला तो नहीं ना पैसा। पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, नेटवर्थ क्या होती है, वो पूंजी जो लंबे समय के लिए बिजनेस में लगी रहे। तो ये पैसा तो लगा ही हुआ ना लगातार, निकला तो नहीं ना पैसा, आया ही है ना। तो इसको भी
हम इक्वलेंट टू कैपिटल मान लेंगे हर साल। ठीक है जी। अब फ्रेंड की फर्म है, ये एबीसी एंड कंपनी फ्रेंड की फर्म है, जिसका 5-5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है। 5-5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है। अब देखिए, ये फ्रेंड की फर्म है। ठीक है। जो नॉर्मली अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो हम इंडिविजुअल के कंसिडर करते हैं, फर्मों के कंसिडर नहीं करते। इस सिनेरियो में मैंने आपको ये केस प्रेजेंट किया कि भाई फर्म का पैसा बिजनेस में कंटिन्यूसली लगा हुआ है, कंटिन्यूसली लगा हुआ है, वो बिजनेस में बाहर नहीं निकला। ठीक है। तो बेटर ये है कि जो फर्म, ये बिजनेस, ये फर्म भी तो अपना काम कर ही रही होगी। अब पता नहीं इस फर्म को कब जरूरत पड़ जाए। इसको आइडियली हमें पार्ट ऑफ कैपिटल नेटवर्थ के इक्विवेलेंट नहीं मानना चाहिए। जो फर्मों से पैसा आया होता है उसको हमें पार्ट ऑफ द कैपिटल नहीं मानना चाहिए आइडियली। पर अगर आपका केस कुछ इस तरह का है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपका बैंक आपको अलाउ करता है तो आप मान भी लेंगे, तो आपको इसके बारे में स्पेशल नोट डालना पड़ेगा कि मैंने इसको कंसीडर किया है अपनी अथॉरिटी को। ठीक है। मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करता इनको कंसीडर करना, तो मैं इनको डैश लिख रहा हूं कि मैं इनको अनसिक्योर्ड लोन्स का पार्ट नहीं मानूंगा। अब मान लीजिए डीसीबी एंड कंपनी है, ये भी फ्रेंड की फर्म है, इसका पैसा भी बढ़ रहा है। तो मैंने समझाया कि मैं फ्रेंड की फर्म को किसी और की फर्म को अपने, मैं यूएसएल के रूप में या कैपिटल के रूप में लेना पसंद नहीं करता, तो मैं इसको कैपिटल या के इक्विवेलेंट, अनसिक्योर्ड लोन के इक्विवेलेंट नहीं मानूंगा। इसको हम अनसिक्योर्ड लोन्स को और क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स को हम और क्या बोलते हैं? क्वासी इक्विटी, क्वासी इक्विटी बोलते हैं। क्वासी इक्विटी मींस इक्विवेलेंट टू जो इक्विटी है, इक्विवेलेंट टू जो कैपिटल है, पूंजी के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू कैपिटल। ठीक है। इसको क्वासी इक्विटी भी बोल दिया जाता है। ये दो क्वासी इक्विटीज हैं, ये क्वासी इक्विटी नहीं है क्योंकि मैंने इनको कैपिटल के इक्विवेलेंट नहीं माना। उसके बाद ग्रुप फर्म है एलसीएफ एंड कंपनी 222, ये मेरी वाइफ की फर्म है फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो इस फर्म का जो पैसा है ये भी बिजनेस में लगातार बना हुआ है, 2-2 लाख रुपए बिजनेस में लगातार बने हुए हैं। तो भाई इसका क्या करें, ये तो अपने घर की फर्म है, इसके बारे में कॉल लिया जा सकता है। तो मैं इसको, अगर मेरे को पता है कि अपनी ही वाइफ की फर्म है, तो मैं प्रेफरेबली इसको अपने ही पैसे में ले लूंगा, क्योंकि हो सकता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मैंने अपनी ही रोकड़ को एडजस्ट किया हो इस तरह से। ठीक है। तो मैं इसको उसमें से ले लेता हूं। बट अगर आप नहीं भी कंसीडर करेंगे तो तब भी कोई बात नहीं है, पर आपको केस टू केस ये मेरिट्स के बेस पे डिसाइड करना है। बट मेन लॉजिक ये फॉलो होता है कि फर्म के लोन्स को आइडियली हम अवॉइड करते हैं, चाहे वो ग्रुप फर्म हो, चाहे वो फ्रेंड्स की फर्म हो। सी, मिस्टर सी बेटा है। अब ये बेटे का लोन जो है 10 लाख रह गया, 9 लाख रह गया, 8 लाख रह गया। ठीक है। ये तो हर साल कम होता जा रहा है। पूंजी क्या होती है? पूंजी वो होती है जो लगातार बिजनेस में बनी रहे, जो बिजनेस से कभी बाहर ना निकले, जो बिजनेस में कंटिन्यूसली बनी रहती है, उसको पूंजी बोलते हैं। पर भाई इसका पैसा तो लगातार निकल रहा है, तो इस सिनेरियो में क्या करें? इस सिनेरियो में आप प्रमोटर से मिलेंगे, उसको बताएं, बोलेंगे कि भाई साहब हमें ये सीन बताइए कि आपके ये बेटे का क्या सीन है, कि 10 लाख रुपए निकल रहे हैं, 10 से 9 हो गए, 9 से 8 रह गए। ठीक है। तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। प्रमोटर आपको दो जवाब दे सकता है। पहला जवाब, प्रमोटर बोलेगा कि सर ये बेटा है मेरा, इसके पैसे को मैंने वापस कर देना है। ठीक है। ये कम होता जाएगा। ठीक है। ये अगले साल मैंने पे कर देना है, 1-2 सालों में ये निकल जाएगा पैसा, ये बिजनेस में लंबे समय के लिए नहीं बना रहेगा। अगर उसने ऐसा बोला, फिर तो ये भाई आपके कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये इक्वलेंट टू कैपिटल नहीं है, अगर उसने ऐसा बोला। दूसरा दूसरा जवाब वो क्या दे सकता है? सर उस टाइम कुछ पैसे की जरूरत थी, तो 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, पर जो ये 8 लाख रुपए है ना, अब जो ये बैलेंस है, अब ये बना रहेगा बिजनेस में, अब ये नहीं निकलेगा, मैं आपको अंडरटेकिंग भी साइन करके देने को तैयार हूं। अगर उसने ऐसा बोला, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यहाँ पे 8 लाख रुपए को कंसीडर करेंगे हर साल। 2019 का जब सीएमए डाटा पंच करेंगे, तब भी आप 8 लाख रुपए को ही कैपिटल के बराबर मानेंगे, जो लोएस्ट अमाउंट है आउट ऑफ दैट, लोएस्ट अमाउंट को मानेंगे। लोएस्ट अमाउंट को ही मानेंगे ना भाई। क्यों? क्योंकि ये तो फिर 10 लाख रुपए तो लगातार बने नहीं हुए बिजनेस में, 9 भी लगातार नहीं बने हुए, तो लगातार कौन से बने रहने हैं? 8 ही बने रहने हैं ना। तो 8 को ही आप उसको अपना परमानेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। ठीक है। समझ गए ना आप इस बात को? दूसरा जवाब वो क्या दे सकता है कि 8 बना रहेगा। अगर मान लीजिए वो ये बोलता है कि नहीं 8 नहीं, इसमें से एक और जाएगा, बस 7 बना रहेगा, तो फिर आप उसमें से 7 को ले लीजिएगा। पर फिलहाल मैं ये मानता हूं कि उसने बोला है कि 8-8-8 रहेगा। तीसरा जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब, वो ये बोल सकता है कि सर आप एक चीज देखिए कि ना ये मैंने ना एडजस्टमेंट किया। हमने पूछा सर एडजस्टमेंट कैसे? बेटे को 1 लाख रुपए वापस किए और ब्रदर से 1 लाख रुपए ले आए।
मैंने बेटे के अकाउंट से बेटे के अकाउंट में 1 लाख रुपए वापस किए और बेटे के अकाउंट से ब्रदर के अकाउंट में पैसे भेजे और ब्रदर ने वो पैसे फिर से मुझे दे दिए। हमने ऐसे एंट्री को घुमाया है, वो अपना हमारा कोई पर्पस है कि हमने किसकी रोकड़ को कितना दिखाना है। पैसे उतने ही हैं, 10 प्लस 10 11 प्लस 9 20, 12 प्लस 8 20। और हमने कहा यार ये स्टोरी तो तुम्हारी समझ में आ रही है कि हाँ भाई ऐसा हुआ होएगा। अगर तो भाई वो ऐसा बोलता है, अगर ऐसा रिप्लाई आया, क्योंकि ये तो फैमिली मेंबर ही है ना, ब्रदर है अपने, मेरे ताया चाचा ही है ना, वो बेटे का तो ताया चाचा ही है ना। तो अगर ऐसा बोलता है तो भाई फिर तो समझ में आता है, फिर तो ये 10 9 8 इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि 10 प्लस 10 20, 11 9 20, 12 8 20, ताकि वो पिक्चर ऐसे दिखती रहे। तो ये सिनेरियो को आपको समझना है, पर जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आती, लोएस्ट अमाउंट लेके चल लीजिए ऑन सेफर साइड। अगर स्टोरी उसने समझा दी तो आप उस तरह से स्टोरी को ले लीजिए। तीसरा सिनेरियो, फ्रेंड वाला सिनेरियो आ गया। पहले 6 था, फिर 9 था, फिर 5 हो गया। ठीक है, ये तो कभी बढ़ता है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब फिर से आप प्रमोटर से पूछेंगे भी रहना, ये पैसा बिजनेस में रहेगा कि नहीं रहेगा। फ्रेंड वाला वो कहेगा नहीं जी, मैंने तो इसको अब 5 रहेगा, ये मैंने 6 महीने में पे कर देना है। बस फिर डैश 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 डाल दीजिए। उसने बोला कि नहीं सर 5 रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे 5 5 ले लीजिएगा। मान लीजिए जब तक आपको कोई आंसर नहीं मिलता, जब तक कोई आंसर नहीं मिलता, तो यहाँ पे 5 5 5 लिखा रहने दीजिएगा। लोएस्ट अमाउंट को उठा लीजिए तीनों में से। जो तीनों में से सबसे लोएस्ट अमाउंट है, कंजर्वेटिव साइड पे हो गया। मैंने बोला था ना कि कंजर्वेटिव साइड अपना लेनी है लास्ट लेक्चर में, तो कंजर्वेटिव साइड अपना लीजिए, 5 5 5 लिख लीजिए। अब ये मेरी डॉटर है, डॉटर का पैसा है, पहले 6 था, अब इस बार ये कम हो गया, अब ये बढ़ गया, 10 लाख हो गया। तो अब क्या करें? अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि कंजर्वेटिव साइड होके चलना है। भाई कंजर्वेटिव साइड तो होके चलना है, पर अभी तो पैसा बढ़ा हुआ है ना 10 लाख रुपए। अब तो पैसा उसकी तरफ से आ गया ना। तो फिर अभी प्रमोटर से पूछेंगे, प्रमोटर बोलेगा कि भाई बताओ, प्रमोटर से पूछेंगे सर क्या करना है ये पैसा। वो बोलेगा कि मेरी बेटी का ही पैसा है तो ये रहेगा बिजनेस में, तो ये 10 10 10 से यहाँ पे डाल देंगे। अगर वो मान लो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो उसकी डॉटर ही है, रिलेटिव ही है, तो हम 10 10 10 कंसिडर कर लेंगे। मेन मुद्दा हमने लेटेस्ट वाले पे ध्यान रखना है कि लेटेस्ट वाले की क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है, तो लेटेस्ट वाले की पोजीशन के हिसाब से ध्यान रखेंगे, उसका क्या रिलेशन है उसके साथ, बंदे के साथ, उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलेंगे। तो अभी इसका टोटल लगा लेते हैं, ये बन गया 10 10 20 30 35, 35 और 10 45। ये बन गया 10 20, 20 और 10 30, 30 और 11 41 46। ये बन गया 10 20, 20 और 30 35, 35 और 2 47। यहाँ पे भी अनसिक्योर्ड लोन्स ओवरऑल तो बढ़ रहे थे। ठीक है, देखने में तो प्रमोटर आपको बोलेगा कि सर जो अनसिक्योर्ड लोन्स है आप टोटलिटी में देखिए बढ़ रहे हैं, पैसा लंबे समय के लिए बिजनेस में लगा हुआ है। पर अगर आप एक्चुअल इंडिविजुअल वाइज पोजीशन देखेंगे तो इस तरह से पोजीशन दिख रही है आपको। तो आपको इंडिविजुअल वाइज चेक करना है। ठीक है, आपको ये टोटलिटी में देखने की बजाय प्रेफर करना है कि आप इंडिविजुअली देखें कि किस तरह से रिटेंशन हो रही है पैसे की, किसका पैसा आ रहा है, किसका पैसा जा रहा है बुक्स के अंदर से। ठीक है, अगर आप टोटलिटी वाइज भी देखना चाहते हैं, अगर आप केस के ऊपर कंफर्टेबल हैं, कॉल लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए, आप अपनी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दीजिए कि टोटलिटी में जो ये रोकड़ है सारी इसी की रोकड़ है, तो ये बाय अदर अदर नेम्स एडजस्ट होकर लग रही है। बट वो तरीका मैं प्रेफर नहीं करता, पर्सनली प्रेफर नहीं करता, और काफी बैंक इस तरीकों को प्रेफर नहीं करते। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में यही तरीका नॉर्मली फॉलो होता है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। जो भी आप प्रॉपर वर्किंग कैपिटल बैंकर में काम करेंगे, अगर आप किसी ऐसे बैंक में काम करेंगे जिसका काम ही सिर्फ पैसा बांटना है, फिर तो भाई आप कुछ भी करी जाए, फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको। प्रॉपर जो काम करता है अगर वहां पे काम करेंगे, फिर तो वो आपका यही तरीका देखेगा कि आपने ये किस तरह से क्लासीफाई किया। ठीक है, तो फिर आपके जो 45 जो है, 46 है, जो 47 है, ये आपके क्वासी इक्विटी हो गए, क्वासी इक्विटी हो गए। ठीक है, जो ये 54 थे ना टोटल, इसमें से 45 क्वासी इक्विटी, जो 9 रह गए बैलेंस, जो बैलेंस 9 रह गया, ये अदर अनसिक्योर्ड लोन हो गए। ये अदर अनसिक्योर्ड लोन हो गए जो आपके काइंड ऑफ करंट लाइबिलिटी है, जो आपकी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी आपकी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैपिटल की तरह। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट कहां पे करना है? अब देखिए यहाँ पे सीएमए डाटा आ गया। तो ये क्योंकि मैंने बोला था कि इसको नेटवर्थ का ही पार्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा क्वासी इक्विटी फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। राइट, फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स मतलब सारे आ गए इसमें। ठीक है,
तो फर्म्स हमारा नॉर्मली हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, फर्म्स हम नॉर्मली इसमें इंक्लूड नहीं करते, तो आपको यहाँ पे इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम अब अपने केस में देखते हैं कि जो हमारे पास 31/3/15 और 31/3/16 की जो बैलेंस शीट थी, उसके अंदर हमारे केस में क्या सीन बन रहा है। 31/3/15 31/3/16 की जो बैलेंस शीट थी, उसके अंदर हमारे पास क्या सीन बन रहा है हमारे केस में। तो चलिए पहले 31/3/15 की बैलेंस शीट खोलते हैं। देखिए ये 31/3/15 की बैलेंस शीट है, तो ये लाइबिलिटी साइड है, ये तो नीचे एसेट साइड आ गई। यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मैंने डाल दिया था। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ रही हैं, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। अब देखिए कोई भी एमएसएमई की आप बैलेंस शीट चेक करेंगे ना, तो आप कृपया करके उनके एनेक्जर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। बड़े नालायक होते हैं इनके कई बार जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, कई बार ये अनसिक्योर्ड लोन्स, ट्रेड पेबल्स जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, उनके अंदर दिखा देते हैं। उनको ये चीज की सेंस ही नहीं होती कि इसको प्रेजेंट कहाँ पे करना है। ट्रेड पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट बढ़ी हुई दिखेगी, तो कृपया करके आपको हर एक एनेक्जर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से चेक जरूर करना है कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंटेड है। राइट, ये चीज का ध्यान रखना। अभी मैं आपको ज्यादा एनेक्जर्स तो नहीं दिखाने वाला, इसके कुछ एनेक्जर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस में डिस्कस कर चुका हूं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चेक करते हैं। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 43,36,000 की, 43,36,000 की जो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। इसके अंदर ये कैनरा बैंक के लोन आ रहे हैं, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लोन आ रहे हैं, ये यहाँ पे कोटक महिंद्रा का लोन आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर पेरेंट्स का लोन नहीं है। ये आ गई शॉर्ट टर्म बोरिंग 5,86,00,000 रुपए की। अब ये 5,86,00,000 रुपए में से कैनरा बैंक की सीसी लिमिट है, तो इसमें भी अपना कोई भी अपना वो प्रमोटर का पैसा दूसरे तरीके वाला नहीं दिख रहा। ट्रेड पेबल की लिस्ट आप केस टू केस चेक कीजिए। अगर आपका प्रमोटर मान लीजिए कोई जैन फैमिली का है, तो आप चेक कर लीजिए कि भाई कोई ऐसा बंदा मिलता जुलता नाम तो नहीं आ रहा कि कोई जो उसकी फैमिली के साथ रिलेटेड हो। ट्रेड पेबल की लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज की लिस्ट सिमिलरली आप चेक कर लीजिएगा कि अदर करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या आ रहा है। तो सिमिलरली शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। तो इस केस में मेरे को कोई अनसिक्योर्ड लोन 31/3/15 में नजर नहीं आ रहा। तो 31/3/15 में तो मेरे पास कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, डैश। अब आ जाते हैं 31/3/16 पे। 31/3/16 में देखिए मेरे पास अनेक्जर्स कुछ बने हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एक हेड बनाया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन्स, उसमें देखिए कुछ लोन्स प्रेजेंटेड है इंडिविजुअल नाम पे। देखिए मैं लिख लेता हूं आदित्य जैन, आदित्य जैन पिछले साल ये नहीं था। अगर होगा तो आप उसको लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, करंट लाइबिलिटीज या प्रोविजंस या अदर लाइबिलिटीज में कहीं गलती से तो नहीं दिखा रखा। 2250 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद ये बजाज फाइनेंस, ये तो फाइनेंस कंपनी है। कैनरा बैंक फाइनेंस कंपनी है। फ्यूचर कैपिटल फाइनेंस कंपनी है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक, देखिए ये सारे देखिए इसने अनसिक्योर्ड लोन्स में यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये बैंकों के लोन। मैग्मा, ये मनीषा जैन, मनीषा जैन का यहाँ पे डाल देते हैं अनसिक्योर्ड लोन। मनीषा जैन, ये है हमारे पास मनीषा जैन का 25,26,028 रुपए, 25,26,028 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद आ गया नीरज कुमार जैन, नीरज जैन, इसका लोन है एक में मिस कर गया, नमन जैन, नमन जैन, नमन जैन का कितना लोन है, 1,25,000 रुपए का। नीरज जैन का कितना लोन है, 26,48,842 रुपए का, 26,48,842 रुपए का, इतने रुपए का लोन है इसका। तो इनका टोटल कितना बन गया। ये जो केस है ये भी एक जैन फैमिली का केस है, तो ये बाई चांस सबके नाम जैन फैमिली के ही आ रहे हैं। तो जो ये टोटल इनका बन गया, एक सेकेंड, टोटल इनका बनेगा 25,26,028, 26,48,842, 1,25,000, ये बन गया 53,02,120, ठीक है। तो इसको रुपीज इन लैक्स में करेंगे तो 53.02 लैक्स ये टोटल बन गया, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि सर 31/3/15 में नहीं था, 31/3/16 में है। अब पता नहीं 31/3/17 की आप बैलेंस शीट में दिखा नहीं रहे, उस दिन पोजीशन क्या है, तो हमें नहीं पता। मान लीजिए यहाँ तक कि आपके पास पोजीशन आई है,
ठीक है। और मान लीजिए आपके प्रमोटर ने बोला कि ये 53 लाख रुपीस बिजनेस में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स ही हैं, सारी जैन फैमिली है और ये प्रमोटर भी जैन फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो इसको हम क्वासी इक्विटी मान लेते हैं 53.02 लैक्स को अपने सीएमए में। तो क्वासी इक्विटी ये देखिए कैपिटल कितनी है 470.63। अब जैसे ही मैं 53.02 को डालूंगा तो ये बढ़ जाएगी, देखिए, क्योंकि ये पूंजी के इक्विवेलेंट नेटवर्थ के इक्विवेलेंट काउंट हो गई, पूंजी के इक्विवेलेंट काउंट हो गई 53.02। अगर मान लीजिए मैं कहता कि ये 53 में से मान लीजिए जो मैंने आपको ये वर्किंग समझाई, जैसे इसमें से 9 लाख रुपए आपके अदर आ रहे थे, तो फिर मान लीजिए यहाँ पे 53 में से 25 आपके क्वासी में बनते मान लीजिए, और उसके बाद 28.02 अदर बनते, कैलकुलेशंस मान लीजिए आपकी ऐसी बैठती, तो फिर यहाँ पे आप 25 दिखा देते और यहाँ पे अदर अनसिक्योर्ड यहाँ पे आप दिखा देते इसको। टर्म लाइबिलिटीज में नहीं दिखाना इनको, टर्म लाइबिलिटीज में नहीं दिखाना। टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म होती हैं। आपको इनको करंट लाइबिलिटी में प्रेजेंट करना है, आपको इनको कहां पे प्रेजेंट करना है, करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करना है। अब करंट लाइबिलिटीज में आप इनको यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, अदर अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स एंड ग्रुप फर्म्स, जो भी। तो बाकी बैलेंस अमाउंट आप यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए। अगर करंट लाइबिलिटीज में अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेड नहीं दिया हुआ तो आप हेड बना लीजिए अपना। अगर यहाँ पे कोई आपको हेड दिख रहा है अलग से कि अदर अनसिक्योर्ड लोन्स या डिपॉजिट्स या कुछ भी इस तरह से अलग से हेड आपको लिख रहा है, या ये देखिए ये डिपॉजिट्स वाले हेड में भी वैसे तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ये बैंकों के दिखाने यहाँ पे प्रेफरेबल है। तो करंट लाइबिलिटी में दिखाना है आपको, आपको ये मानना है कि पूंजी का क्या होती है जो लॉन्ग टर्म रहे, उसको हम क्वासी इक्विटी मान ली। जो बाकी का पैसा है वो हम ये मान रहे हैं कि दिस विल नॉट स्टे, दिस विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन बिजनेस, ये बिजनेस में लंबे समय के लिए नहीं रहने वाला, तो इस वजह से इसको हम करंट लाइबिलिटी मानेंगे, करंट लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि हम इसको मानेंगे कि ये विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा, विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा, ये हम इसको मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज का आपको अनसिक्योर्ड लोन्स वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे ये केस में तो ये सारा ही हमने ये माना था कि ये अपना अनसिक्योर्ड है, तो अपना क्वासी है, तो इसमें हमने इसको क्वासी में प्रेजेंट कर दिया। 31/3/15 में ऐसी कोई भी आइटम हमारे पास नहीं थी, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट अनसिक्योर्ड लोन्स का कि इनको कैसे प्रेजेंट करना है, और विद एग्जांपल मैंने समझाया कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। ये ब्रदर वाला जो ये सन वाला जो मैंने आपको समझाया था ना ऊपर नीचे, कि एक उसके खाते से लिए दूसरे के खाते में डाल दी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये विद इन फैमिली ये चीज कई बार चलती है, तो आप उसको उस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज का आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, बस उसमें ये ध्यान रखिए कि करंट लाइबिलिटीज हम कहते हैं कि विद इन 1 ईयर पे हो जाएंगी। तो भाई विद इन 1 ईयर मतलब वो एक साल कब से देखना है, वो एक साल बैलेंस शीट डेट से देखते हैं। 31/3/15 की बैलेंस शीट है अगर मान लीजिए आपके पास, तो फ्रॉम ऑन और बिफोर 31/3/16, जो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ये पे होगी लाइबिलिटीज, उनको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। अगर 31/3/16 की बैलेंस शीट है तो 31/3/17 विद इन दैट पीरियड जो पे होंगी लाइबिलिटीज वो करंट लाइबिलिटीज है, और वो 31/3/16 में उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज का तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स थे ना, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टर्म लोन्स का। भाई ये टर्म लोन्स का कॉन्सेप्ट तो आपको भाई पल्ले गांठ बांधनी पड़ेगी कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है सीएमए डाटा के अंदर। टर्म लोन्स कौन से होते हैं सर, टर्म लोन्स होते हैं बैंक्स से भी हो सकते हैं, एनबीएफसी से भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी हो सकते हैं। ये वो लोन्स होते हैं जिनके ऊपर ईएमआई लगती है, ईएमआई पे होती है। अब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कार लोन लिया, 10 लाख रुपए का कार लोन लिया 5 साल के लिए, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपकी ईएमआई कितनी बनेगी, आपकी ईएमआई कितनी बनेगी देखिए, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको भी ईएमआई मोबाइल पे। 10 लाख रुपए का लोन
7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए ये आपकी ईएमआई बनेगी जी 19,801 रुपये। 19,801 रुपये ईएमआई बनेगी। इतनी ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स इंस्टॉलमेंट आपको 5 साल देनी ही देनी है। 5 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने हर साल, तो 60 महीने हो गए। तो 19,801 रुपये इंटू 60 ये बन गया 11,88,060 रुपये आपको टोटल पे करने हैं 5 सालों में। आपने फाइनेंस कितने करवाए? 10 लाख रुपए। आपको पे कितने करने हैं? 11,88,060 रुपये। तो ये डिफरेंस जो 1,18,000 सॉरी, ये जो डिफरेंस है 1,88,060 रुपये का जो ये डिफरेंस है, ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट है, यानी कि 19,801 में प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। दोनों चीजें इंक्लूडेड होती है ना, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। ठीक है जी, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो जो हम कहते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो टर्म लोन्स क्या है? लायबिलिटीज है। तो ये ऑटो लोन था, जो ये मैंने 10 लाख रुपए का ऑटो लोन लिया था, तो ये 10 लाख रुपए का ऑटो लोन यहाँ पे आता है। क्या बैलेंस शीट में ये अमाउंट 10 लाख आती है या 11,88,000 आती है? आप खुद सोचिए, बैलेंस शीट में मैं इस ऑटो लोन को 10 लाख का दिखाऊंगा कि 11,88,000 का दिखाऊंगा? भाई 11,88,000 तो मैंने 5 साल में पे करने हैं विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हर साल जितना जितना लगेगा मैं उसको खर्चा बनाता जाऊंगा अपना। जो बैलेंस शीट में चीज रिफ्लेक्ट होती है वो हमेशा उसकी ये 10 लाख रुपए की अमाउंट होती है, जो कि क्या है? एक प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है बैलेंस शीट में। प्रिंसिपल अमाउंट रिफ्लेक्ट होती है, जो उसका लास्ट मंथ का इंटरेस्ट होता है वो तो हम अदर लायबिलिटी में इंटरेस्ट अक्रूड या ड्यू या पेबल ऐसे करके जो एक महीने का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट होता है उसको तो यहाँ पे अलग से दिखा देते हैं। और जो ये ऊपर अमाउंट आ रही होती है लोन की, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कौन सी अमाउंट? ये हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट होती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझने के लिए। अब आप एक रीपेमेंट शेड्यूल देखिए। अब देखिए ये एक रीपेमेंट शेड्यूल है छोटा सा। अब देखिए लोन अमाउंट 21,000 रुपए, 2,800 रुपए की ईएमआई है, उसमें से 1,470 का इंटरेस्ट है और 1,330 का क्या है? प्रिंसिपल है। अब देखिए 21,000 क्या है? जैसे 10 लाख रुपए था वैसे 21,000 रुपए है। अब उसने 21,000 रुपए में से 2,800 रुपए पे कर दिए। अब देखिए 21,000 क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है कि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है? ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है 21,000 रुपए। जैसे 10 लाख रुपए का ऑटो लोन था वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, पर जो 11,88,000 मैंने बनाया था वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट थी। तो अगर आपने 2,800 रुपए की किस्त दी है, ईएमआई दी है, तो आप उसमें से तो ये चेक करेंगे ना कि मैंने ब्याज कितना दिया और मूल कितना दिया, प्रिंसिपल कितना दिया। वो बाइफर्केशन है कि 1,470 का ब्याज दिया और 1,330 का मूल दिया। ठीक है, तो 21,000 रुपए अगर आपका टोटल मूल था, यानी कि 10 लाख रुपए जैसे ऑटो लोन में आपका टोटल प्रिंसिपल था, तो उसमें से आपने 1,330 पे कर दिया, 1,330 ये पे कर दिया, तो आपके पास 19,670 बचा। जो ये देखिए ये बैलेंस दिखा रहा है, ये बैलेंस किसका आ रहा है? ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का बैलेंस आ रहा है। ये चीज के ऊपर फोकस रखिए, ये चीज का ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं है। तो अब इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क क्या पड़ता है? देखिए एक मिनट, इसका फर्क ये पड़ेगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैंने आपको एक चीज समझाई, कि एक होती है करंट लायबिलिटीज, जो कि क्या होती है? विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? जो विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती है। अगर आप 31/3/15 की बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर रहे हैं या उसका सीएमए बना रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी? 31/3/16 तक जो आपने पे करनी है, यानी कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक जो भी लायबिलिटीज आपने पे करनी है वो क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज होती हैं। समझ गए आप इस चीज को? ठीक है, जो 31/3/16 के बाद पे करनी है वो कौन सी है? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि
पेबल आफ्टर 1 ईयर, पेबल आफ्टर 1 ईयर, वो 1 साल के बाद पे करनी है। ठीक है जी। अगर आपने 10 लाख रुपए का गाड़ी का लोन लिया, 10 लाख रुपए का गाड़ी का लोन लिया, जिसकी ईएमआई कितनी बनी थी? 19,800 रुपए की ईएमआई बनी थी, 19,800 रुपए की ईएमआई बनी थी। तो मैं अगर बोलता हूं कि 10 लाख रुपए का लोन मैंने 31/3 की बैलेंस शीट में डाला है, तो मैं अगर ये आपसे बोलता हूं कि ये 10 लाख रुपए में से मैंने 10 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए में से मैंने कितना नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करना है, कितना आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, इसकी कैलकुलेशन बताइए। अब आप बोलेंगे कि सर ये देखिए 19,800 रुपए की ईएमआई है, तो 19,800 इंटू 12 ये बनता है 2,37,600 रुपए। ये आपने अगले 12 महीने में देने हैं, क्योंकि 12 किस्तें हर महीने किस्त जानी है। 19,800 इंटू 12 ये आपने इस पीरियड में पे करने हैं। भाई साहब आपकी कैलकुलेशन गलत है। मैं पूछ रहा हूं कि 10 लाख रुपए में से मैंने कितना अगले 12 महीने में पे करना है। मैं 19,800 तो इंक्लूडिंग ब्याज है, ब्याज तो जब जब ईएम टाइम आता है वो तो टाइम के हिसाब से लगता है, पर बैलेंस शीट में तो मेरे 10 लाख रुपए आ रहे हैं ना। बैलेंस शीट में तो मैंने समझाया ना आपको कि प्रिंसिपल अमाउंट ही लोन की रिफ्लेक्ट करती है, 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट रिप्रेजेंट करती है। तो मैं तो 10 लाख रुपए में से पूछ रहा हूं भाई साहब कि 10 लाख रुपए में से मैंने कितने पैसे अगले 12 महीने में पे करने हैं। आप तो जो ये अमाउंट बता रहे हैं ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, क्योंकि ईएमआई में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है। मेरे को तो प्रिंसिपल बताइए, 10 लाख रुपए में से बताइए। फिर आप सोचेंगे कि सर ये 10 लाख रुपए जो मूल है, मूल, ये मूल आपका 5 साल का लोन था, तो आपको 5 साल में मूल पे करना है ना, 5 साल में पे करना है ना आपको ये मूल। तो आपको काइंड ऑफ 2 लाख रुपए ईच ईयर, 2 लाख रुपए ईच ईयर आपको प्रिंसिपल पे करना है। यही हो गया ना, 10 लाख रुपए 5 सालों में देने हैं। 10 लाख रुपए क्या? मूलधन, प्रिंसिपल। 10 लाख रुपए 5 सालों में पे करने, तो यानी कि 2 लाख रुपए आपको हर साल पे करने हैं। ठीक है, ब्याज अलग, ब्याज अलग पे करोगे तभी तो आपकी 11,88,000 की अमाउंट बनेगी, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्ट की थी, या जैसे ये रीपेमेंट शेड्यूल में। अगर आप बाकी तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज है ना, प्रिंसिपल देखेंगे ना हमने, प्रिंसिपल कितना देना है, वो तो 2 लाख रुपए ही देना है ना। तो 31/3 में से जो ये 10 लाख रुपए हैं, इसमें से 2 लाख रुपए तो पेबल, 2 लाख रुपए मूल, क्योंकि 10 लाख भी मूल है ना, प्रिंसिपल है। तो ये 2 लाख रुपए जो प्रिंसिपल है दैट इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। जो 8 लाख रुपए हैं दैट दे आर पेबल इन दिस पीरियड आफ्टर 31/3/16, यानी आफ्टर 12 मंथ्स। तो ये 2 लाख रुपए जो विद इन 12 मंथ्स पे करने हैं, ये क्या है आपकी करंट लाइबिलिटीज। जो ये 12 महीने के बाद पे करने हैं, ये क्या है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज। समझ रहे हो आपको? तो इस चीज को आपको बाइफरकेट करना है, इस चीज का आपको डिफरेंस क्रिएट करना है अपना डाटा बनाते टाइम सीएमए के अंदर। आपको कंपनीज के केस में, कंपनीज के केस में ये बाइफरकेशन आपको मिल जाएगी। कंपनीज के केस में ऑडिटर ने आपको ये क्लासिफिकेशन करके दी होगी कि लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है। बट आप जब इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, या किसी एचयूएफ का, किसी का भी केस करेंगे, तब आपको ये सीए कभी भी ये बाइफरकेशन करके नहीं देगा कि जो ये रनिंग टर्म लोन्स हैं, जो ये रनिंग टर्म लोन्स हैं, इनके अंदर शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन यानी कि करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन कितना है और नॉन करंट वाला कितना है, इसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन खुद से करनी पड़ेगी। और उस कैलकुलेशन को हम कहां पे दिखाते हैं सीएमए में, देखिए, देखिए, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टर्म लोन्स ड्यू विद इन 1 ईयर। इंस्टॉलमेंट्स मींस वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं भाई साहब, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन दैट इज द विच इज पेबल विद इन 1 ईयर ऑफ पीरियड, उसको हमने यहां पे प्रेजेंट करना है, उसको हमने यहां पे प्रेजेंट करना है, राइट। तो जो आफ्टर 12 मंथ्स है, ये वो यहां पे आ जाएंगे, टर्म लोन्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो जैसे ये यहां पे मैंने एग्जांपल ली थी आपके साथ कि जो ये 2 लाख रुपए थे विद इन 12 मंथ्स, ये तो यहां पे आ जाएंगे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यहां पे आ जाएंगे, और जो 8 लाख रुपए बचे वो यहां पे आ जाएंगे, राइट। इस तरह से प्रेजेंट होएगा टर्म लोन्स, ईएमआई वाले लोन्स को। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे बनानी है वो देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे। इसकी कैलकुलेशंस आप अपनी एक्सेल वर्किंग पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सेल वर्किंग नहीं है तो आप जैसे मैं ये रफ वर्किंग कर रहा हूं अपने नोटपैड पे, आप रफ वर्किंग भी कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई क्लाइंट है जिसकी 3 साल की बैलेंस शीट्स आपके पास अवेलेबल है, 19, 20 और 21 की।
राइट। तो 19, 20 और 21 की बैलेंस शीट में ये 4 लोन्स आपको कॉमनली नजर आ रहे हैं उनकी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी। अब ये 4 लोन्स का क्या सीन है? 4 लोन्स का ये सीन है कि देखिए, ये कोटक का कार लोन था जिसका बैलेंस 10, 8 और 6 रह गया। ये आईसीआईसीआई का बिजनेस लोन था जो 19 में नहीं था, यानी कि उस टाइम इसने नहीं लिया होगा, उसने 20 में लिया और 21 में उसका इतना बैलेंस है। एक्सिस का मशीनरी लोन है, उसका ये हालत है। एचडीएफसी का बिल्डिंग लोन है, उसकी ये हालत है, पहले बढ़ गया फिर कम हो गया। तो भाई इसका क्या मतलब समझे, अब इसमें से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कैसे क्लासिफाई किया जाए। देखिए, इसका भी जो है लोन वाइज रहेगा। जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स को हमने लोन वाइज किया था ना, एंट्री वाइज किया था, इसके भी एंट्री वाइज रहेगा। अब देखिए, कोटक का कार लोन है, ये पहले 10 लाख रुपए का था, ये 8 लाख का रह गया, ये 6 लाख का रह गया। यानी कि अगर मैं 31/3/19 की डाटा बना रहा हूं, तो 31/3/19 में से जो दो ये 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए में से कितना पे हो गया जी? 2 लाख रुपए पे हो गया ना? कितने टाइम में पे हो गया? ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये पीरियड कितना है? 12 मंथ्स का। विद इन 12 मंथ्स कितना पे हो गया? 2 लाख रुपए पे हो गया ना? तो जो एक कोटक का कार लोन है, मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं, आईसीआईसीआई बिजनेस लोन, एक्सिस मशीनरी लोन, एचडीएफसी बिल्डिंग लोन। सेम यहाँ पे कोटक का कार लोन, आईसीआईसीआई बिजनेस लोन, एक्सिस का मशीनरी टर्म लोन और एचडीएफसी का बिल्डिंग लोन। ठीक है जी। तो मैं लिखता हूं कि ये विद इन 12 मंथ्स कितना पे हो गया? 2 लाख रुपए पे हो गया ना? विद इन 12 मंथ्स 2 लाख रुपए पे हो गया। तो ये 2 लाख रुपए विद इन 12 मंथ्स अगर पे हो गया, तो 31/3/19 को ये 2 लाख रुपए क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, और 8 लाख क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। अब अगले साल पे आ जाइए, 31/3/20 पे आ जाइए। तो इस पीरियड में कितना पे हो गया विद इन 12 मंथ्स? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पे हो गया। तो 2 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म है, और कितनी लॉन्ग टर्म है? कितना रह गया? 6 लाख रुपए रह गया। 6 लाख रुपए आपकी लॉन्ग टर्म है। 6 और 2 8, ये 8 के साथ 8 टैली, 8 और 2 10, 10 के साथ 10 टैली। अब 21 में आ जाइए। 21 में बोलेंगे कि सर अभी हमें 2022 का तो पता नहीं है कि 2022 में कितना बैलेंस रह गया है। तो भाई इस सिनेरियो में आपको कोटक महिंद्रा बैंक का जो कार लोन है, इसका आप रीपेमेंट शेड्यूल मंगवाइए, या आप उसके सिबिल में से चेक कर लीजिए कि ये कितने टेन्योर का लोन था। अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन 5 साल का था, तो आपको पता है ना कि हर साल 2-2 लाख ही जाने हैं, फिर तो आपको पता ही है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो कई बैंक क्या करते हैं कि अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ये 6 लाख रुपए का लोन कितने का पड़ा है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये अगले 3 साल में पे हो जाएगा, या अगले 2 साल में पे हो जाएगा, या अगले 4 साल में पे हो जाएगा। कई कंपनियां फिर अज्यूम कर लेती हैं। ठीक है। तो अभी फिलहाल बेटर तरीका क्या है, एक्यूरेट तरीका क्या है कि क्लाइंट से आप उसका रीपेमेंट शेड्यूल मांगिए, या क्लाइंट से डिटेल मांगिए कि ये इसका टेन्योर बताइए हमें कि ये कितने टाइम में पे होना है 6 लाख रुपए, ताकि हम इसकी क्लासिफिकेशन कर पाए। ठीक है। हाल फिलहाल जब तक आपको इसका नहीं समझ में आता, आप इसको यहाँ पे 6 लाख रुपए डाल दीजिए। जब प्रोजेक्शंस वाले लेक्चर्स में बनाऊंगा ना, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि इसकी जब 2022 की हम प्रोजेक्शंस बनाएंगे, 2022 की हम जब प्रोजेक्शंस बनाएंगे, तब हम इसकी क्लासिफिकेशन कैसे बनाएंगे, इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, हर चीजों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। तब मैं इसी सेम टॉपिक पे फिर से दोबारा आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, समझ गए? तो अभी इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी हमें एक्यूरेट बाइफर्केशन नहीं पता, तो यहाँ पे एक बार डाल के छोड़ देते हैं इसको, एक बार यहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं इसको। राइट। उसके बाद आईसीआईसीआई का बिजनेस लोन, ये तो भाई 2019 में था ही नहीं, इसको तो फिर छोड़ ही देते हैं। एक्सिस का मशीनरी लोन 2019 में था ही नहीं, छोड़ देते हैं। एचडीएफसी का बिल्डिंग लोन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 5 लाख का था, अब ये 6 लाख का हो गया। भाई ये तो बढ़ गया। तो अब इसके सिनेरियो में हम क्या करें? भाई क्या होता है, कई बार जब हम ये बिल्डिंग के या हाउसिंग के लोन लेते हैं ना, हाउसिंग के लोन लेते हैं, तो मोरेटोरियम वाला कंसेप्ट मैंने आपको टर्म लोन के लेक्चर में समझाया था। तो क्या होता है कि कई बार बैंक बोलता है कि इसकी ईएमआई आप 6 महीने या 12 महीने बाद पे करनी शुरू कीजिएगा, अभी आप सिर्फ हमें ब्याज देते रहिए, मूलधन हम आपसे नहीं लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी, आपके सप्लायर्स को हम पेमेंट करते जाएंगे, आप बिल निकालते जाइए, आपके सप्लायर्स को हम पेमेंट देते जाएंगे, आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी। जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम आपसे ईएमआई लेना शुरू करेंगे, तब आपसे हम मूल रिकवर करना शुरू करेंगे, जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। ठीक है। तो हो सकता है कि इसने इनिशियली ये 60 लाख रुपए का 6 लाख रुपए का लोन हो, तो इसने 5 लाख रुपए पहले ले लिया हो, और विद इन द ईयर इसने 1 लाख रुपए और ले लिया हो, तो टोटल इसका ये 6 का बन गया हो लोन, इसने अभी मूल नहीं चुकाया। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इसको इसको सारा हम
लॉन्ग टर्म मान लेंगे 5 लाख रुपए को, ठीक है जी। तो हमारे पास 2019 की बाइफर्केशन कंप्लीट हो गई, 2 लाख आ गए हमारे पास विद इन 12 मंथ्स, और 8 और 5 13 जो आ गए हमारे पास मोर देन 12 मंथ्स। अब 2020 में आ जाइए, आईसीआईसी का बिजनेस लोन 5 लाख रुपए का था, तो विद इन 12 मंथ्स ये कितना पे हो गया, 1 का, तो 1 क्या आ गया शॉर्ट टर्म, और 4 क्या आ गया लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। तो उससे नेक्स्ट ईयर हमें नहीं पता बाइफर्केशन आगे की, वो प्रोजेक्शंस वाले जब लेक्चर बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे, हाल फिलहाल यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद एक्सिस का ये 3 था, विद इन 12 मंथ्स कितना पे होना है, 3 ही, विद इन 12 मंथ्स से सारा कितना पे होना है, 3 ही, तो लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी नहीं बचा इसका, क्योंकि सारे ही पे ऑफ हो गए, राइट, तो इसका आगे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास HDFC का बिल्डिंग लोन, ये कितने का था, 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये 6 लाख रुपए का बिल्डिंग लोन है, अब ये कितना रह गया 4 का, तो विद इन 12 मंथ्स कितना पे हो गया, 2 लाख रुपए, विद इन 12 मंथ्स कितना पे हो गया, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म में आ गया, और जो 4 लाख रुपए क्या आ गया हमारा लॉन्ग टर्म में। अभी आगे का हमें फ्यूचर 2021 का पता नहीं है, क्योंकि हमें 2022 की पोजीशन नहीं पता। जब 2022 की पोजीशन क्लियर होगी तब हम बाइफर्केशन कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल इसको 4 पे डाल देते हैं, ये एक्यूरेट क्लासिफिकेशन नहीं है। जब ये इसको प्रोजेक्शंस वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे तब सीखेंगे कि 21 में कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल बन के आ गई 6 4 10 और 4 14, ये हमारा लॉन्ग टर्म, 3 2 6 2 8 और 1 9, ये हमारा शॉर्ट टर्म पोर्शन। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम इन टर्म लोन्स को क्लासिफाई अपने पास करेंगे। तो जो हमारे पास अब ये करंट सिनेरियो है, जो हमारा प्रेजेंट केस है, तो चलिए इसके अंदर हम अब ये डिटेल बनाते हैं। हमारे पास 31/3/15 की पोजीशन है, और हमारे पास 31/3/16 की पोजीशन है, ठीक है। कुछ लोन्स हैं हमारे पास, तो आइए चेक करते हैं कि उनको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। 31/3/16 के बाद 31/3/17 की मेरे पास बैलेंस शीट नहीं है, ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 31/3/16 की तो एक्यूरेट पोजीशन मेरे पास आ ही नहीं पाएगी, एक्यूरेट पोजीशन मेरे पास नहीं आ पाएगी, राइट, समझ रहे हैं ना। तो 31/3/15 की डिटेल मेरे पास एक्यूरेट आ जाएगी। तो 31/3/15 में सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये लोन्स हैं, ये तो सारे शॉर्ट टर्म लोन्स ही हैं, ये ट्रेड पेबल्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं। मैं फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एक बार कि ये ट्रेड पेबल, करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के एनेक्जर्स जरूर चेक कर लीजिएगा, डिटेल्ड में नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या शैतानी की होती है क्लाइंट्स ने, कि कोई लोन लिया होता है किसी एनबीएफसी से या कुछ से, उसको यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया होता है पेबल्स में, करंट लाइबिलिटीज में, वो तो गलत क्लासिफिकेशन है ना, तो आपको वो पकड़नी पड़ेगी चीज, वो मैं आपको समझा नहीं सकता, वो आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको एनेक्जर्स से ही पता लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास अब क्या सीन है। ये रहे हमारे पास टर्म लोन्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास टर्म लोन कौन सा है, कैनरा बैंक का, कैनरा बैंक का टर्म लोन है 31/3/15 का, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैनरा बैंक, कैनरा बैंक टर्म लोन, ठीक है। कैनरा बैंक का टर्म लोन मशीनरी वाला, ये मशीनरी का है, ठीक है। इसका कितना लिखा हुआ है 14.18, ये देखिए टर्म लोन सिक्योर्ड है ना, ये लिखा है 14.89। एक बार इसमें प्लस का साइन मैंने डाला है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों डाला है। उसके बाद है कैनरा बैंक का कार लोन, कैनरा बैंक का कार लोन, ये कितने का है 7.72। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, तो इसमें ऑडिटर ने ना ऑलरेडी क्लासिफाई करके दिए हुए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ये कोटक महिंद्रा बैंक का कोई अनसिक्योर्ड लोन है, कोटक का अनसिक्योर्ड लोन है, कितने का इसमें बैलेंस है 20.74। उसके बाद ये तो सीसी लिमिट है, ये तो ऑलरेडी शॉर्ट टर्म ही होती है, नीचे क्रेडिटर्स आ गए। उसके बाद उसके बाद ये है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। देखिए कंपनीज की बैलेंस शीट में उन्होंने क्लासिफाई करके ऑलरेडी दिया होता है आपको कि शॉर्ट टर्म पोर्शन कितना है और लॉन्ग टर्म पोर्शन कितना है। तो कंपनीज के केस में तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो ये उसने क्लासिफाई किया है शॉर्ट टर्म पोर्शन, आप उसको शॉर्ट टर्म पोर्शन को शॉर्ट टर्म में डाल दीजिए, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म पोर्शन है उसको आफ्टर 1 ईयर वाले में डाल दीजिए। पर फिलहाल मैं आपको उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा, मैं एक बार आपको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल्ड वर्किंग कर रहा हूँ। ये कैनरा बैंक का जो टर्म लोन था मशीनरी का, जो मैंने ये कहां से उठाया था, जो मैंने ये यहां से उठाया था, कैनरा बैंक का मशीनरी टर्म लोन 14,89,000, ये लॉन्ग टर्म पोर्शन है। इसका शॉर्ट टर्म पोर्शन कहां पे है, ये रहा इसका शॉर्ट टर्म पोर्शन 7,91,000 का,
तो ये टोटल कितना बन गया 7,91,000 का ये शॉर्ट टर्म पोर्शन, ये टोटल कैनरा बैंक के टर्म लोन की लायबिलिटी है। उसके बाद सिमिलरली कैनरा बैंक का कार लोन, उसका शॉर्ट टर्म पोर्शन कितना है 1.85, ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म है। कोटक का उसका शॉर्ट लॉन्ग टर्म पोर्शन है 20.74 और ये कितना है 8.25। तो अभी ये टोटल करते हैं 14.89 7.91, ये बन गया 22.8, उसके बाद 7.72 प्लस 1.85 ये बन गया 9.57, उसके बाद 20.74 प्लस 8.25 ये बन गया 28.99। तो ये आपकी टोटल पोजीशन है, ठीक है। 31/3/15 में कैनरा बैंक का मशीनरी टर्म लोन 22.8, कैनरा बैंक का कार लोन 9.57, कोटक का अनसिक्योर्ड लोन ये कितना आ गया आपके पास 28.99, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है टोटल। ये यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास पोजीशन है। अब देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि सीन क्या रहता है कि कंपनीज के केस में तो देखिए मैंने ये आपको टोटल बना के यहाँ पे लिख दिया, पर आपको आइडियली जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि आप उसको आपके पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की क्लासिफिकेशन सीए ने करके दी हुई थी कंपनी की बैलेंस शीट में, तो उनको एज पर देयर ऑडिट चेकलिस्ट ये करके देनी होती है, तो आप उसको एज इट इज उठा के अपने सीएमएम में डाल सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पर फिलहाल क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ लॉन्ग थोड़ा सा अलग प्रोस्पेक्टिव से, कि ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो मैं उस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ कि सीए ने कोई क्लासिफिकेशन की थी या नहीं की थी सीए ने कोई क्लासिफिकेशन। मैं जस्ट केस उठा के आपके सामने लेके जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये शीट बना ली, अब हम नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट खोलेंगे। अब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट खोली तो यहाँ पे आ गया, देखिए लोन आ गए। इंडसइंड का एडहॉक लिमिट क्या होती है? शॉर्ट टर्म लिमिट होती है, इसके बारे में एक अलग लेक्चर में बताऊंगा मैं। सीसी लिमिट की तरह ही होती है, तो ये सीसी लिमिट है, ये 3 महीने के लिए दी जाती है या 1 महीने के लिए, तो ये सीसी लिमिट भी शॉर्ट टर्म हो गई। ये आ गया इंडसइंड बैंक का टर्म लोन। इंडसइंड बैंक का टर्म लोन, ये पहले पहले तो कोई इंडसइंड बैंक का आ नहीं रहा था, ये इंडसइंड बैंक का टर्म लोन आ गया यहाँ पे नया, यहाँ पे लिख दिया इंडसइंड टर्म लोन, ठीक है। कितना है यहाँ पे 150.78, ठीक है जी। उसके बाद आ गया इंडसइंड का टर्म लोन 18.97, 18.97 का टर्म लोन आ गया। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ था। केस के अंदर कैनरा बैंक की सारी लिमिट्स उन्होंने इंडसइंड में शिफ्ट कर ली थी। कैनरा बैंक की सारी लिमिट्स कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी? इंडसइंड बैंक में शिफ्ट हो गई थी। ये हुआ था इस केस के अंदर, ठीक है। कैनरा का अकाउंट खाते बंद हो गए थे और इंडसइंड में शिफ्ट हो गए थे। तो फिर इंडसइंड बैंक में ये कैनरा वाला टर्म लोन जो मशीनरी का था ये भी शिफ्ट हो गया था, तो ये काइंड ऑफ कैनरा बैंक वाला ही लोन है, ठीक है। तो उसको उसके इक्विवेलेंट ही रखेंगे। उसके बाद इंडसइंड के लिए हमने लिख लिया, ये तो शॉर्ट टर्म लोन्स ही हैं। बजाज फाइनेंस का लोन आ गया, बजाज फाइनेंस का लोन आ गया, उसका अमाउंट है 22.36, ये पहले नहीं था। उसके बाद आप देखिए कैनरा बैंक का कार लोन, ये तो नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है, तो मतलब ये खत्म ही हो गया। कैनरा बैंक का कार लोन उसने पहले बंद करा दिया होगा, अपफ्रंट बंद करा दिया होगा, ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास फ्यूचर कैपिटल, फ्यूचर कैपिटल का इसका कितना बैलेंस है जी 27.54। उसके बाद एचडीएफसी का कार लोन, एचडीएफसी का कार लोन इसका कितना बैलेंस है 25.23। उसके बाद आ गया आईसीआईसीआई का कार लोन 21.44। इंडसइंड का अनसिक्योर्ड लोन, इंडसइंड का अनसिक्योर्ड लोन इसका कितना बैलेंस है जी 21.57। उसके बाद कोटक महिंद्रा का 17.01, 17.01 कोटक का तो यहाँ पे था ना 17.01, ठीक है। सिमिलरली मैग्मा का आ गया और एक रेलिगेयर का आ गया, मैग्मा एंड रेलिगेयर, ये आपको सभी यहाँ पे एज इट इज लिख लेने हैं।
तो अभी इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करना है। पहले तो 31/3/15 में कैसे क्लासीफाई करेंगे, वैसे तो सीए ने करके दिया ही हुआ था, तो हम कैसे करेंगे क्लासीफाई, एक सेकंड। हम कैसे कैसे करेंगे क्लासीफाई, देखिए 22.80 आपका है यहाँ पे, और 18.97, ये 18.97 यहाँ पे आ रहा है आपका। तो 18.97 एंड 22.80, इसका डिफरेंस कितना बना, ये बना 3.83। दिस अमाउंट इज पेड विद इन 1 ईयर, ये 12 महीने में पे हो गई। तो 3.83 आपकी शॉर्ट टर्म हो गई और ये आपकी लॉन्ग टर्म हो गई। 9.57 ये सारा ही पे हो गया, तो ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म में आ गया क्योंकि ये सारा ही विद इन 12 मंथ्स पे हो गया। 28.99 में से 17.01 माइनस करेंगे तो ये बचता है 11.98। 11.98 आपका 12 मंथ्स में पे हो गया, और ये जो है ये आफ्टर 12 मंथ्स पे होएगा। तो जो 31/3/15 में हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर इनका टोटल 3.83 प्लस 9.57 प्लस 11.98, ये बन गया 25.38। ये क्या बना हमारे पेबल विद इन 1 ईयर। तो यहां पे डालेंगे हम इंस्टॉलमेंट्स 25.38 विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। और हमारा अमाउंट टोटल कितना था, 22.80 प्लस 9.57 प्लस 28.99, ये था इतना अमाउंट हमारा। 61.36 माइनस 25.38 जो कि शॉर्ट टर्म है, और बचा कितना 35.98 जो कि हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म। 35.98 ये हमारा लॉन्ग टर्म पोर्शन। सिमिलरली आपको जब 31/3/16 में जाएंगे तब आपको आगे की बाइफर्केशन इनकी करनी है, इन सारे लोन्स की करनी है आपको, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास अगले साल के रिजल्ट्स नहीं है 31/3/17 के, तो कैसे बाइफर्केशन करेंगे ये जब मैं प्रोजेक्शंस वाले लेक्चर आएंगे तब मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कैसे करेंगे। पर मेन चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इन चीजों को इस तरह से बाइफर्केट करना होता है टर्म लोन्स को, राइट। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या कॉन्सेप्ट समझना है, ये चीज हमने क्लियर कर ली। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जैसे 31 मार्च 2015 की आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 10 लाख रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है कि कई बार ना क्लाइंट क्या करता है कि मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर्स जो 10 लाख रुपए में है उसमें मिस्टर ए है 2 लाख, मिस्टर बी है 3 लाख, मिस्टर सी है 5 लाख। तो कई बार सीए क्या करते हैं, उन्होंने बोल दिया कि मिस्टर सी को ना, हम है एबीसी एंड कंपनी, हमने क्या किया कि मिस्टर सी को ना चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया मिस्टर सी को 5 लाख रुपए का कि भाई जा अपनी पेमेंट ले ले हमारे बैंक से। इतने में 31 मार्च 2015 आ गई, तो 31 मार्च 2015 को चेक तो मैंने इशू कर दिया था, पर बैलेंस शीट वाली डेट को उसने चेक बैंक में लगाया नहीं, बैंक में चेक उसने लगाया नहीं, ठीक है, प्रेजेंट नहीं किया बैंक के अंदर चेक। तो सीए क्या करते हैं, सीए क्या करते हैं, बुक्स के अंदर क्रेडिटर्स को ऐसे दिखाते हैं, क्रेडिटर्स दिखा देंगे 5 लाख रुपए के, जिसमें कौन है, ए एंड बी का, ठीक है। और सी का जो 5 लाख रुपए है इसको क्या लिखेंगे, अदर लाइबिलिटी में, अदर लाइबिलिटी में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, 5 लाख रुपए ऐसे लिख देंगे। तो कल को जब आप सीए में डाटा बनाएंगे तब आप क्या बोलेंगे कि मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं, 5 लाख के या 5 + 5 10 लाख रुपए के। आप खुद सोचिए आप कितने के बोलेंगे, 10 लाख रुपए के। आप बोलेंगे मेरे क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10 लाख रुपए हैं। भाई सिर्फ चेक की उसको दिया है, पर उसकी पेमेंट तो उसको 31 मार्च 2015 को तो उसको पेमेंट गई नहीं ना, उसने अभी चेक, पता नहीं वो 15 दिन बाद चेक लगाए जाके चाहे बैंक में, उसकी मर्जी है। तो पेमेंट ही नहीं गई तो उसको हम क्रेडिटर से हटा कैसे दें, अभी अभी तो सिर्फ चेक दिया है, कल को आपका चेक बाउंस हो जाए हमें क्या पता, ठीक है। तो उसको क्रेडिटर्स का पार्ट मानेंगे। तो जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है,
अगर वो कहीं भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रेजेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको क्रेडिटर्स में से क्रेडिटर्स को उसमें ऐड करके दिखाएं। जो आपने यहाँ पे सीएमए के अंदर क्रेडिटर्स डालने हैं ना, जो यहाँ पे ये आपने क्रेडिटर्स डालने हैं, ये तो चलो यहाँ पे सीएमए में बाइफर्केशन है कि इंडिजिनस इंपोर्ट मतलब फॉरेन के और डोमेस्टिक के क्रेडिटर्स, यूजुअली ये बाइफर्केशन आपको बैलेंस शीट में मिलती नहीं है। तो ये क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे जब डालने हैं ना, तो दैट शुड इंक्लूड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो अभी हम अपने बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या सीन है। तो हमारी बैलेंस शीट में ये देखिए, ये ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हमने क्लासिफाई कर लिया, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बना के ये ऊपर वाले दोनों को क्लासिफाई कर लिया। अब हम आ गए ट्रेड पेबल्स में, 2,47,65,799 रुपए। तो ये जो है हमारे, ये सारे क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स हैं, इनको बाइफरकेट करके इनका टोटल इतना बनता है। तो क्रेडिटर्स हमें अगर नहीं पता कि इंपोर्ट वाले कितने हैं डोमेस्टिक वाले कितने हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल अपना इंपोर्ट वाले डाल देंगे, सॉरी डोमेस्टिक वाले में डाल देंगे। तो कितना डालेंगे, 247.66, इतने अमाउंट हम क्रेडिटर्स में इसको इनपुट कर देंगे। ये 35.98 ये यहाँ पे आना था, 35.98, ये 25.38 भी यहाँ पे आना था, 25.38, 25.38। ठीक है जी। तो क्रेडिटर्स को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे अपना। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में क्या आइटम है, अदर करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी। आप इसकी बाइफर्केशन पढ़ लीजिए, अपनी बैलेंस शीट का नेक्स्ट निकाल लें, बाइफर्केशन पढ़ लें कि कई बार क्या होता है कि जो ये अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं, इसमें से मान लीजिए 1,02,00,000 रुपए की हैं, इसमें से मान लीजिए उसने लिखा हुआ है कि 50 लाख एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स हैं। अब एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स हैं तो उनको आपके सामने अलग हेड बना हुआ है, उसमें प्रेजेंट कर दीजिए। प्रोविजंस वाले में जैसे ये प्रोविजंस है 13,24,000 रुपए की, तो मान लीजिए अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटीज में कोई अदर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, कोई जीएसटी पेबल है, कोई टीडीएस पेबल है, कोई ईपीएफ पेबल है, ईएसआई पेबल है, जो सरकार की पेबल लायबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह से अगर कोई और लायबिलिटी है जो आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी कहां से डालें, उनको अदर करंट लायबिलिटीज, ऐसे अदर करंट लायबिलिटीज हेड बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए। है तो करंट लायबिलिटी ना, अदर करंट लायबिलिटी के हेड में डाल दीजिए। तो इस तरह से उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर लीजिए। तो हम एक बार इसको भी इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखिए शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व में सरप्लस, ये मैंने सारा डाल दिया। इंडसेंड के एडहॉक और सीसी के ऊपर मैं आता हूँ। ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये वाले कि जब मैं प्रोजेक्शंस करूंगा तो जब एक्यूरेट सीएमए डाटा बनाऊंगा तब मैं आपको क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा। इनकी अभी मेरे पास लिस्ट है नहीं, सन्ड्री पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स की। अब ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी ये बैलेंस शीट थी, आपकी जैसे ये वाली बैलेंस शीट थी, तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अदर करंट लायबिलिटी में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड भी हो 10-20 लाख रुपए के। अगर ऐसे हो तो उनको आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड करके दिखा दीजिएगा, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको उस चीज की एक्यूरेसी का ध्यान में रखना है, राइट। तो इसके अलावा बस एक लास्ट चीज इसमें बताने वाली रहती है, वो है कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखिए, मैंने वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स आपके साथ सारे डिस्कस करे हैं। वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स में मैंने सारी तरह के प्रोडक्ट्स समझाए हैं, सीसी, ओडी, पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स। तो जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, जो शॉर्ट टर्म लिमिट्स होती हैं बैंक्स की, वो सारी हमने यहाँ पे डालनी होती है। तो जैसे हमारे पास अपनी इस एग्जांपल में ये कैनरा बैंक की सीसी लिमिट थी 586.5 की, 586.5 की, 586.5 की, ये हमने यहाँ पे डाल दी। देखिए ये एप्लीकेंट बैंक एंड अदर बैंक का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं पीएनबी में जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएनबी में जॉब करता हूँ तो ये कैनरा बैंक की सीसी चल रही है, तो अदर बैंक से चल रही है ना। अगर मेरे बैंक से मान लो 200 की चल रही हो तो मेरे बैंक से मैं 200 की डाल दूंगा यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है। अगर मान लो मैंने कैनरा बैंक की ही लिमिट अपने पास उठा के लेके आनी हो पीएनबी में, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर जिस प्रोजेक्शन करूंगा, तो प्रोजेक्शन में चलो खैर उसको छोड़ दीजिए, प्रोजेक्शन में समझाऊंगा कि उसमें फिर मैं एप्लीकेंट बैंक में डाल दूंगा प्रोजेक्शन में। तो कैनरा बैंक की लिमिट यहाँ पे आ गई। तो जो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट थी उसके अंदर मैंने दिखाया था आपको
कि एडहॉक लिमिट 2-3 महीने के लिए दी जाती है, तो ये भी जो हमारी होती है ये शॉर्ट टर्म बोरिंग ही होती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम बैंक्स इंक्लूडिंग बिल परचेज डिस्काउंटिंग। बिल परचेज डिस्काउंटिंग मतलब वही अपना जो हम वो करते थे ना, फॉरेन बिल परचेज डिस्काउंटिंग वगैरह या चैनल फाइनेंस वगैरह, वो भी। तो ये चीज में यहाँ पे 120 प्लस 636.82, 120 प्लस 636.82, ये यहाँ पे आ गई दोनों। ठीक है, तो ये चीज का हमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की करनी है, जिसमें पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स आ जाएंगी जो विद इन 12 मंथ्स पे होनी है। पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स, आपकी बायर्स क्रेडिट आ गया, बायर्स क्रेडिट की यूटिलाइजेशन आ गया, आपकी एलसी तो चलो खैर आती नहीं है, एलसी तो नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, उसमें तो कोई बैलेंस शीट में नोट ही आता है। तो उसके अलावा आपकी बैंक गारंटी भी सिर्फ नॉन फंड बेस्ड लिमिट है, वो भी नोट ही आता है। आपकी सीसी होगी, आपकी ओडी होगी, आपकी ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट होगी, आपकी पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स होगी, आपका बायर्स क्रेडिट वाला लिमिट हो गया। तो वो सारी लिमिट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएंगी, जो बैंक्स में हमने शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए ली है। तो ये फंडा तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इस चीज को समझिए, पढ़िए, बैलेंस शीट्स को एनालाइज कीजिए, और बैलेंस शीट्स देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बैलेंस शीट्स में से आइटम्स ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे से पूछिए कि ये आइटम्स को कहाँ पे क्लासिफाई किया जाना चाहिए सीएमए के अंदर। तो आई होप कि उसमें से हम कुछ नया निकाल लेंगे कि इसको उसकी हमें बेसिकली आइडिया क्या चाहिए कि हमें नेचर समझनी है आइटम की। अगर आपको नेचर समझ में आ गई कि ये किस नेचर की आइटम है, इसका क्या रोल रहने वाला है बिजनेस में, तब आपको सीएमए डाटा बनाने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेट साइड को बनाना सीखेंगे कि एसेट साइड की पंचिंग हम डाटा की कैसे करते हैं। थैंक यू।